हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। सारे के सारे साथियों को नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन। फिर से एक दिन, नई शाम आप सारे के सारे साथियों का। चलें, सौरभ, प्रदीप, पंकज, नेहा, कमलेश, बंसी, फौजदार, रुपेश, राकेश, बरखा सोलंकी, डॉली यादव, अशोक मीणा, राजू। चलें, सारे के सारे साथियों को और बाकी सारे के सारे साथियों को तहे दिल से नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब और सारे के सारे साथियों को गुड इवनिंग। चलें, तो सारे के सारे साथी तैयार हैं आज फिर से नई क्लास का लुत्फ लेने के लिए। तो उससे पहले 2 मिनट की चर्चा 2 पॉइंटों पर करना चाहूंगा मैं। पॉइंट नंबर 1, आपका टेस्ट संडे को होने वाला है। जैसा पिछला टेस्ट हुआ था उसी तरीके से दोबारा से टेस्ट होगा, कॉमन टेस्ट, जिसमें नॉर्सेट का सारा सिलेबस आएगा। इस पर्टिकुलर टेस्ट में भी उसी तरह का प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा गया है, जिसकी घोषणा मंडे को इस लाइव क्लास के माध्यम से आपको दे दी जाएगी रिजल्ट आने के बाद। तो संडे को आप सारे के सारे साथी टेस्ट में अपीयर हो, दैट इज फर्स्ट पॉइंट। चले, पुरानी क्लास को नहीं हटाएं, इसके लिए आपकी अर्जी आगे सुप्रीम कोर्ट में भेज दी गई है। क्या डिसीजन होता है ये कुछ दिन, 1 या 2 दिन में मालूम चल जाएगा। कोशिश करेंगे कि आपको पुरानी सारी क्लास भी यूट्यूब पर जो हटा दी गई हैं वापस से मिले। बाकी अभी तक के लिए क्लासेज केवल लाइव रहेंगी। दूसरा पॉइंट की बात, दूसरे पर्टिकुलर पॉइंट की बात कि कल एक साथियों ने कुछ क्वेश्चन पूछा था। कल मैंने आपको आरटीएमएस पढ़ाया था, उसके बाद ईसीटी और उसके बाद आपके टेस्ट में पूछे गए क्वेश्चन बताए थे। उसमें से कुछ 2-4 क्वेरी थी जो बाद में मुझे मिली व्हाट्सएप के माध्यम से, उनको यहां पर मैं क्लियर कराना चाहूंगा। साथ में निमांस के लिए कुछ स्पेशल प्रिपरेशन कर रखी है। तो आने वाले टाइम में जो पुराने क्वेश्चन आए हुए हैं वो, क्योंकि साइकेट्री और नर्वस सिस्टम का बेहद महत्व होता है, तो साइकेट्री और नर्वस सिस्टम के लिए नेक्स्ट वीक में कुछ ना कुछ स्पेशल क्लासेज आपके लिए देने का प्रयास होगा। इज दैट क्लियर? तो आप सारे के सारे साथी तैयार हैं? तो बताओ, स्टार्ट किया जाए? आज की क्लास स्टार्ट की जाए? यस और नो कह दो। लेट्स स्टार्ट। चलें, रूप सिंह, सुरेंद्र, जयपाल, विराट, सभी का यस में आंसर आ गया। चलें स्टार्ट करें। उससे पहले 1-2 क्वेरी। कल एक दो साथी ने चैट पर क्वेश्चन पूछा कि सर चारकोल को यूनिवर्सल एंटीडोट क्यों कहते हैं। इसका आंसर है, चारकोल जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है तो सारी की सारी दवाइयों का एंटीडोट नहीं होता। ये जो चारकोल होता है, सिंपल इसको रिफाइन करके एक्टिवेटेड चारकोल बनाया जाता है। जब इसको किसी भी इंसान को कोई ड्रग की पॉइजनिंग हुई है, इसको दिया जाता है। इसकी विशेषता होती है कि यह अपने जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होता। तो चारकोल यदि किसी इंसान को दिया है तो वह अपनी जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होगा, बोले तो फीसेज के साथ बाहर निकल जाएगा। फीसेज के साथ बाहर निकल जाएगा। साथ में इसमें जो ड्रग ओवरडोज हुई है उसको एब्जॉर्ब करने की प्रॉपर्टी होती है। तो यदि इमीडिएट इसको दे दिया जाए तो बहुत सारी दवाइयां हैं जो जीआईटी से एब्जॉर्ब नहीं होंगी, फीसेज के साथ निकल जाएंगी, जिससे जो हैजार्ड होने वाले हैं वो कॉमनली रुक जाएंगे।
एक साथी का कॉमन क्वेश्चन था कि सर फेंटोलेमाइन दे सकते हैं क्या बारबीचूरेट की पॉइजनिंग में, तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि वह पर्टिकुलर दवाई हाइपरटेंसिव क्राइसिस में दी जाती है। तो यहां बारबीचूरेट पॉइजनिंग में तो पहले से सीएनएस डिप्रेसेंट है, सीएनएस डिप्रेस हो रहा है तो कार्डियक आउटपुट कम हो रहा है, तो वो दवाई देंगे तो नुकसान देगी जो बेसिक वेजोडाइलेशन का काम करती है, तो उस दवाई को नहीं देते हैं बारबीचूरेट पॉइजनिंग के अंदर। तो ये दो क्वेश्चन थे। चलें स्टार्ट करें। आज का जो टॉपिक अपन स्टार्ट करने वाले हैं, इस पर एक लेक्चर आपका पहले हो चुका है, दैट वाज द ईसीटी, और ईसीटी के बारे में 12 पॉइंटों को मैं आपको पढ़ा चुका हूं। ये जो आज का लेक्चर होगा इसमें अपन ईसीटी को कंप्लीट कर लेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन हैं उनका जवाब अपन ढूंढ लेंगे। आपकी किसी भी किताब में ईसीटी से संबंधित कोई भी क्वेश्चन हो या एग्जाम का क्वेश्चन हो, वो किसी भी हाल में गलत नहीं होगा। तो सबसे पहले जो ईसीटी की पुरानी क्लास हुई थी, उस क्लास का एक बार 2 मिनट में मैं रिवीजन करा देता हूं ताकि आपको मालूम चल जाए। और आज क्लास के बाद, खत्म होने के बाद, जैसे कल आपको नोट्स प्रोवाइड कराए थे, आज भी आपको नोट्स प्रोवाइड होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जो पिछले लेक्चर में पढ़ाया था उसको 2 मिनट में मेमोराइज कराया जाए आपको। ये पर्टिकुलर टॉपिक है जो बता दिया था ईसीटी 12 पॉइंटों में मैं आपको पढ़ा चुका था। सबसे पहले ईसीटी की डिस्कवरी, ये सारे के सारे पॉइंट बता दिए थे। 1938 में हुई थी ऊगो सेलेर्टी और ल्यूसिनो बिनी के द्वारा। यह फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट नहीं है, पहले दवाइयां देते हैं उसके बाद अपन ईसीटी का इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा अगला पॉइंट, ईसीटी की परिभाषा क्या होती है। पेनलेस फॉर्म होती है इलेक्ट्रिक थेरेपी की, जिसमें इलेक्ट्रोड को लगाकर फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड अपन करंट डालते हैं, जिससे इंसान में कन्वर्जन पैदा होते हैं, जिससे मानसिक रोग ठीक होता है। उसके अलावा नेक्स्ट पॉइंट में प्लेसमेंट कहाँ होता है तो आपको बता दिया था। टारगस ऑफ ईयर और आउटर कैंथस ऑफ आई के बीच का जो मिड पॉइंट होता है उससे 3 सेंटीमीटर ऊपर लगाते हैं टेम्पोरल हिस्से में, और दोनों साइड लगाएं तो बाई टेम्पोरल होता है, जो बाइलेटरल ईसीटी कहलाता है। तो इलेक्ट्रोड का प्लेसमेंट टेम्पोरल रीजन पर किया जाता है। कितना करंट देते हैं, 70 से 130 वोल्ट देते हैं, एवरेज 110 वोल्ट, एम्पियर में 200 से 1600 मिली एम्पियर, एवरेज में 800 मिली एम्पियर, ड्यूरेशन 0.671 सेकेंड होती। टेक्निक की अपन बात करें तो जो बहुत पुराने टाइम की ईसीटी थी जिसको बंद कर दिया गया था, डायरेक्ट ईसीटी कहलाती है। उसमें सबसे पहले एनबीएम रखो, फिर एट्रोपिन, देन ईसीटी देते हैं। उसके अलावा आजकल जो ईसीटी चलती है 2017 के बाद से जो लागू हुई है, दैट इज द मॉडिफाइड ईसीटी। और मॉडिफाइड ईसीटी में ये सारी की सारी दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं। तो इस लेक्चर पर अपन ज्यादा चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि ये सारा मैं आपको पढ़ा चुका हूं लास्ट लेक्चर में। उसके बाद जो जो दवाइयां देते हैं उनका क्या पर्पज होता है ये भी मैं आपको बता चुका हूं। ये सारे के सारे नोट्स आज आपको प्राप्त हो जाएंगे। 13वें पॉइंट से अपन को स्टार्ट करना है, बिल्कुल एक साथी लिख रहे हैं, ये पॉइंट नंबर 6 हो गया। 2 तरह की ईसीटी है, यूनिलेटरल और बाइलेटरल ईसीटी। यूनिलेटरल ईसीटी के इलेक्ट्रोड के बारे में कल आपको बता दिया था। डी इलिया पोजीशन जिसको अपन बोलते हैं, 3 तरीके से लगाते हैं। बाइलेटरल ईसीटी में बाई टेम्पोरल लगाते हैं, कॉमन फॉर्म है। तो आज के टाइम में सबसे ज्यादा यूजेबल ईसीटी बाइलेटरल ईसीटी होती है। पार्ट नंबर 7, कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं तो आपको बता दिया। सीजोफ्रेनिया से भी पहले नाम डिप्रेशन का आएगा। उसके अलावा सीजोफ्रेनिया, बाइपोलर डिसऑर्डर, पोस्टपार्टम डिप्रेशन, कौन कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। बेसिकली तो सबसे इंपॉर्टेंट माने तो इंक्रीज आईसीपी, किसी भी तरह का मैकेनिक इम्प्लांट है, सेरिब्रल स्ट्रोक हुआ है, एन्यूरिज्म है, या कोई भी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर है, उनमें सामान्यतः अपन ईसीटी नहीं देते हैं। पार्ट नंबर 9 की बात करें, इन बीमारियों में चाहो तो लगा सकते हो बट यूजुअली ईसीटी इफेक्टिव नहीं होगी। इन सारी की सारी बीमारियों में यहां पर सीजोफ्रेनिया लिख दिया है अपन ने, हेबेफ्रेनिक और क्रोनिक सीजोफ्रेनिया में ईसीटी इफेक्टिव नहीं होती। पार्ट नंबर 10, कितनी लगाते हैं, 2 से 3 ईसीटी लगाते हैं, नॉर्मली 6 से 12 ईसीटी का शेड्यूल होता है। पार्ट नंबर 11 में क्या क्या कॉम्प्लिकेशन होते हैं, मोस्ट कॉमन होता है रेट्रोग्रेड एमनेशिया या कंफ्यूजन, हेडेक, नोजिया, फ्रैक्चर, डिसलोकेशन, डेथ रेट 1 लाख मरीजों को लगाते हैं तो 4 मरीजों की डेथ हो जाती है। पार्ट नंबर 12, कोई भी क्लियर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन नहीं है, फिर भी यह ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर को बैलेंस करने का काम करती है।
जो ईसीटी अपन लगाते हैं पिक्चरों के हिसाब से अपन सोचें तो अपन को महसूस होता है कि मेल में ज्यादा ईसीटी लगती है, जबकि एक्चुअल का जो डाटा है वो बताते हैं 70% फीमेल होती हैं जिनमें ईसीटी दी जाती है, और ईसीटी का रिजल्ट लगभग 2 सप्ताह बाद दिखने लग जाता है। इज दैट क्लियर? तो ये 12 के 12 पॉइंट मैं लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं। अब पॉइंट बचा हुआ है नर्सिंग केयर। क्या नर्सिंग केयर करेंगे ईसीटी लगने वाले मरीज में? व्हाट इज द नर्सिंग केयर प्रोवाइडेड टू द पेशेंट हु इज गोइंग फॉर द ईसीटी? इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इससे संबंधित क्वेश्चन आप सारे साथियों के सामने, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन कमेंट चाहूंगा मैं आपसे, आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? क्वेश्चन को पढ़ें और फिर कमेंट करें। क्वेश्चन को पढ़ें और कमेंट करें। आंसर ए, ई, जीतू सिंह ए, बताएं राइट आंसर क्या है। देखें ये जो बाकी कमेंट आ रहे हैं पुरानी क्लास नई क्लास, इसको बंद कर दें। जिनका पढ़ने का ध्यान नहीं है वो बाकी लोगों को डिस्टर्ब ना करें। ये सारी बातें लास्ट के 5 मिनट में हो जाएंगी, सारी बातें लास्ट के 5 मिनट में हो जाएंगी। अभी जो पॉइंट चल रहा है उस पर डील करें अपन। तो आंसर आ रहा है सी ई, सी ई, ई, डी भी आ रहा है बहुत सारे साथियों का। अच्छा, किसी का ए भी आ रहा है, दीपिका सी, ई, डी। चलें, ये पहला क्वेश्चन हो गया। क्या आंसर है मुझे भी नहीं पता, अभी अपन टॉपिक पढ़ेंगे तब मालूम चलेगा। ये दूसरा क्वेश्चन आपके सामने। अब पुराने क्वेश्चन पर कमेंट करना बंद कर दें और इस क्वेश्चन पर कमेंट करें। एक क्लाइंट है जिसको ईसीटी दी जानी है। क्लाइंट तो शांत है परंतु फैमिली मेंबर चिंतित है। क्लाइंट की मदर रोती है और कहती है कि मेरे बेटे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, डॉक्टर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? तो नर्स का क्या बेस्ट रेस्पॉन्ड होगा? ईसीटी से पहले की घटना है ये दोनों क्वेश्चन जो लिए हैं यह है ईसीटी से पहले के क्वेश्चन हैं। इज दैट क्लियर? तो बताएं क्या आंसर इसका होना चाहिए। व्हाट इज द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? दिव्यांशी शर्मा, विजिबिलिटी कम है। आप आपके YouTube चैनल में क्वालिटी पर जाओ, उसमें एडवांस का ऑप्शन है, वहां से अपनी क्वालिटी रेज कर सकते हैं। अदरवाइज विजिबिलिटी बिल्कुल सही है। अपने मोबाइल की सेटिंग से चेंज करो। साथियों का आंसर आना शुरू हो गया। डी, ए, बी, डी, डी, बी। अच्छा, चौथा ऑप्शन नहीं दिख रहा, ये लें, चौथे ऑप्शन को देखें गौर से। मदर के द्वारा कहा जा रहा है कि मेरे बेटे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, डॉक्टर उसके साथ ऐसे कैसे कर सकते हैं? तो नर्स को क्या बेस्ट रेस्पॉन्ड देना चाहिए? मैक्सिमम साथियों का डी, किसी का सी भी आ रहा है। अच्छा, कुछ तो मेरे ही साथ हैं, वेरी गुड। चलें, डी आंसर बहुआयात में आ रहा है। यदि आप कहें तो डी को लॉक कर दिया जाए। देखें, ये 2 क्वेश्चन आपके सामने प्रस्तुत हैं। यहां मैं वो कंसेप्ट आपको बता देता हूं 5-7 मिनट में, जो लाइफ में कभी भी आपका ईसीटी के प्री केयर का किसी भी तरह का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप 5 मिनट बने हुए रहें। यूं मान के चलें एक मरीज को ईसीटी लग रही है, तो ईसीटी से पहले उसको कौन सी केयर देनी है? तो ईसीटी से पहले वाली केयर अपन मरीज को प्रोवाइड कराएंगे। तो यहां पर अपन डिस्कस करेंगे केयर बिफोर ईसीटी, केयर बिफोर ईसीटी। अब सारे साथी कमेंट करना बंद कर दें और इस वर्ड को गौर से सुनें, यहीं पर क्लियर हो जाएगा, 100% आपको समझ में आ जाएगा। देखें, यह एक वार्ड है जहां पर मरीज को ईसीटी लगनी है। ये वो बेचारा मरीज है जो भर्ती है। इस मरीज को देखने के लिए बहुत सारे डॉक्टर साहब राउंड पर आए।
राउंड पर आने के बाद सबसे बड़े डॉक्टर ने पूछा कि 1 महीना हो गया इस मरीज को, मरीज में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा, मरीज में इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा। तो छोटे वाले डॉक्टर साहब या असिस्टेंट बता रहे हैं कि सर इसको 1 महीने से हम एंटी डिप्रेसेंट चला रहे हैं, SSRI चला रहे हैं, 1 महीने से हम इसको एंटीसाइकोटिक दवाई चला रहे हैं, ओलिंजापिन, रेस्पेरिडोन, क्लोजापिन तक चला दी, परंतु इसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आ रहा। तो सबसे बड़े वाले डॉक्टर साहब कहेंगे कि इस मरीज को ECT पर ले लो, यानी सबसे बड़े वाले डॉक्टर साहब ने डिसीजन दे दिया इस मरीज को किस पर ले लो, ECT पर ले लो। जब बड़े डॉक्टर साहब ने डिसीजन दे दिया तो छोटे वाले डॉक्टर साहब इस मरीज का ECT का पूरा शेड्यूल लिख कर जाएंगे। ECT का शेड्यूल डॉक्टर साहब ने लिख दिया, 1 तारीख को ECT लगेगी, 3 तारीख को ECT लगेगी, 5 तारीख को ECT लगेगी, 8 तारीख को ECT लगेगी, 10 तारीख को ECT लगेगी और 12 तारीख को ECT लगेगी। मरीज की फाइल में डॉक्टर ने लिख दिया इन पर्टिकुलर डेट पर मरीज को ECT लगने वाली। अब यहां से नर्सिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। तो क्या होता है नर्सिंग का काम, उसके बारे में अपन यहां पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आपके बहुत सारे क्वेश्चनों का जवाब इस टॉपिक में मिल जाए। तो देखें ये डेट डिसाइड कर दी डॉक्टर साहब ने, तो यहां से नर्सिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। यहां मरीज और उसके घर वाले हैं, तो सबसे पहला पॉइंट होता है मरीज और उसके घर वालों को बिठाकर समझाना कि भैया 1 महीने से तुम्हारा मरीज भर्ती है, इसको बहुत सारी दवाइयां दे ली हैं परंतु इसके व्यवहार में परिवर्तन नहीं आ रहा, इसको ECT देंगे। घर वाले पूछते हैं क्या होती है ECT, सारी की सारी चीजें अपन उनको एक्सप्लेन करेंगे। जितने भी डाउट फैमिली मेंबर के मन में है वो सारे के सारे डाउट अपन क्लियर करेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट हुआ, जैसे ही डॉक्टर साहब ने ECT लिखी, अपन ने मरीज और उसके घर वालों को कन्विंस किया, सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन किया। तो यहां पर पहला पॉइंट अपन लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि सबसे पहला काम होता है एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। एक्सप्लेन ऑल द प्रोसीजर टू द पेशेंट एंड फैमिली मेंबर। सबसे पहले तो प्रोसीजर अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। प्रोसीजर एक्सप्लेन करने के बाद जो छोटे वाले डॉक्टर साहब ये ECT की डेट मरीज की फाइल में लिख कर गए हैं, वो साथ में ये भी लिख कर गए हैं कि इस मरीज की CBC कराना, LFT कराना, RFT कराना, यूरिन एग्जामिनेशन कराना, एक्सरे कराना, ECG कराना, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन लिख कर गए हैं। ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराने का पर्पज ये होता है कि मरीज में यदि कोई पैथोलॉजी है, इसका मतलब उसको ECT लगाने में डाउट है, तो अपन यह देखना चाहते हैं क्या मरीज ECT के लिए फिट है। ये देखने के लिए अपन ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो ऑल रूटीन इन्वेस्टिगेशन हैज बीन डन, यानी अगला अपना स्टेप होता है अपन मरीज का सैंपल लेते हैं उसी दिन और ये सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। एक्सरे ECG के लिए मरीज को वार्ड बॉय के साथ भेजते हैं और सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन कराते हैं। तो अपना अगला काम होता है ऑल इन्वेस्टिगेशन। ऑल इन्वेस्टिगेशन, सारे के सारे इन्वेस्टिगेशन अपन ने मरीज के करा लिए। इन्वेस्टिगेशन कराने के बाद अपना अगला काम होता है कि घर वाले हाँ जी तैयार हो आप ECT लगाने के लिए, मरीज में ECT लगनी चाहिए। वो यदि यस कर दें तो एक कागज होता है जिस पर लिखा होता है कि सारा को समझा दिया है, मरीज को ECT से हानि और लाभ के बारे में बता दिया है। फिर भी यदि कुछ होगा तो सारी जिम्मेदारी घर वालों की होगी, यानी आपकी होगी। तो यहां पर अपन वो पर्टिकुलर पेपर साइन करा लेते हैं। वो पेपर साइन कराना, इसका मतलब क्या ले लेते हैं अपन, आंसर है इन्फॉर्म्ड कंसेंट। इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपने द्वारा ले लिया जाता है। नर्सिंग के रोल पढ़ रहे हैं अपन, देखें सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, सारे इन्वेस्टिगेशन करा दिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट अपन ने मरीज से ले लिया। उसके बाद अच्छा कितनी तारीख को ECT लगनी है इस भैया को, 1 तारीख को ECT लगनी है। अब देखें यहां पर गौर करें सारे साथ, 1 तारीख को ECT लगनी है, 30 या 31 तारीख को जो भी लास्ट डेट होगी उस दिन मरीज को बाथिंग कराएंगे। तो देखिए नर्सिंग का काम होता है मरीज को बाथिंग कराना, मरीज को मंजन कराना, मंजन प्रोवाइड कराना। बाथिंग कराने के बाद मानसिक रोगी को ऑयल भी वहीं से दिया जाता है, ऑयल लगाना। तो यहां पर मरीज को 1 तारीख को ECT लगनी है, आप 30 या 31 तारीख को जब उसको बाथिंग कराओगे
तो सीधा सा मतलब है क्या उसके हेयर में ऑयल लगाना चाहेंगे अपन? नहीं, इलेक्ट्रिक कंडक्शन बढ़ जाएगा तो ऑयल नहीं लगाना है, हेयर ड्राई होने चाहिए, अगले दिन मरीज को ईसीटी लगानी है। पॉइंट नंबर 1, ये अपन बात कर रहे हैं 30 या 31 तारीख को, उसके हेयर में ऑयल नहीं लगना चाहिए 30 या 31 तारीख को। अगले दिन के बारे में अपन बात करें, मरीज को ईसीटी लगनी है 1 तारीख को, 30 तारीख या 31 तारीख की मॉर्निंग ड्यूटी में अपन लिख जाएंगे नर्सिंग रिपोर्ट रजिस्टर में कि मरीज को ईसीटी के लिए तैयार करके रखना, मरीज को ईसीटी के लिए तैयार करके रखना। तो जो नाइट ड्यूटी में स्टाफ आएगा, जो नाइट ड्यूटी में स्टाफ आएगा वह मरीज को तैयार करेगा। देखिए तैयार कैसे करेगा कि नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ सुबह 4 बजे जागेगा, नाइट ड्यूटी वाला स्टाफ सुबह 4 बजे जागेगा और मरीज को वार्ड में से निकालकर एक सेल में रख देगा, बोले तो आइसोलेशन में रख देगा। यहां पर नाइट ड्यूटी स्टाफ की जिम्मेदारी होती है कि मरीज कुछ भी खाए पिए नहीं, ईसीटी से पहले मिनिमम 4 से 6 घंटे पहले मरीज को एनबीएम रखना होता है। तो यहां पर अगला स्टेप होता है नाइट ड्यूटी स्टाफ का मरीज को एनबीएम रखना। 10 बजे ईसीटी लगनी है तो 4 बजे उसको एक रूम में रख दो ताकि कुछ भी नहीं खा पी पाए, तो मरीज को एनबीएम रखा जाता है। एनबीएम रखने के बाद अगले दिन सुबह वह ईसीटी के लिए जाएगा तो उसकी तलाशी ले लो। मानसिक रोगी है, कमरे में कोई भी चीज मान के चलो लोहे की या मेटल की पड़ी हुई, उसने अपने गले में पहन ली, कमर में पहन ली, पैर में पहन ली, तो ईसीटी लगेगी। कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए, अदरवाइज तो करंट का कंडक्शन होगा। तो यहां अगला पॉइंट होता है उसकी तलाशी ली जाती है, सारी की सारी ज्वेलरी रिमूव करा दी जाती है। तो किसी भी तरह का मेटेलिक ऑर्नामेंट, ऑल मेटेलिक ऑर्नामेंट रिमूव कराना पड़ता है, सारा मेटेलिक ऑर्नामेंट रिमूव कराना पड़ता है, हेयर ऑयल रिमूव कराना पड़ता है। इसके अलावा एक दिन पहले ही यदि फीमेल पेशेंट है तो नेल पॉलिश लगी हुई है वो भी रिमूव करानी पड़ती है, क्योंकि ईसीटी के दौरान साइनोसिस को देखना है। तो यदि नेल पॉलिश लगी हुई है तो वो रिमूव होना ज्यादा बेटर होगा ताकि आसानी से साइनोसिस को देखा जाए। ये सारा का सारा वर्कआउट करने के बाद मरीज को 10 बजे लेकर जाना है, 4 बजे से वह सेपरेट रूम में आइसोलेट है। परंतु ईसीटी लगने के दौरान यदि उसको सीजर आएंगे तो पॉसिबिलिटी है वहां यूरिनेट या डेफिकेट कर दे, तो उसको बाउल और ब्लैडर को एम्प्टी भी कराना होता है ईसीटी से पहले। तो सुबह 7 बजे 8 बजे जब भी सूटेबल टाइम हो बाउल ब्लैडर को एम्प्टी कराना होता है। एम्प्टी बाउल एंड ब्लैडर, एम्प्टी बाउल एंड ब्लैडर, ये सारी की सारी प्रिकॉशन अपन काम में लेते हैं। इज दैट क्लियर? क्या किया अपन ने, सारा का सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन कर दिया, सारे इन्वेस्टिगेशन करा लिए जितने भी थे, इन्फॉर्म्ड कंसेंट घर वालों से साइन करा लिया, 4 से 6 घंटे मरीज को एनबीएम रखा, सारे के सारे मेटेलिक ऑर्नामेंट रिमूव कर दिए, हेयर ऑयल रिमूव कर दिया, लिपस्टिक लगी हुई हो सॉरी नेल पॉलिश लगी हुई है तो वो अपन ने रिमूव कर दी, बाउल ब्लैडर को एम्प्टी करा लिया। उसके बाद मरीज फिट है ईसीटी के लिए तो सुबह 9:30 बजे अपन वार्ड बॉय के साथ मरीज को ईसीटी रूम में भेज देंगे। इज दैट क्लियर? अब यहां पर एक बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका बहुत ही कंफ्यूजेबल आंसर बहुत सारी किताबों में दिया हुआ है, मैं आपको समझा देता हूं और प्रायोरिटी भी बता देता हूं कि क्या करना है। यहां मरीज को 1 तारीख को ईसीटी लगनी है तो 1 तारीख से पहले 30 तारीख को मरीज में 2 गोलियां अगर चल रही हैं तो उनको बंद कर दिया जाता है। मिनिमम 24 घंटे पहले तो बंद करनी ही पड़ेंगी आपको। कौन कौन सी दवाइयां हैं जिनको 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है? आंसर है लिथियम और बेंजोडाइजिपाइन। लिथियम और बेंजोडाइजिपाइन 2 ऐसी दवाइयां हैं जिनको ईसीटी से पहले बंद कर दिया जाता है। अब कंफ्यूजेबल क्यों है पॉइंट उसको समझो। किताबों में लिखा हुआ है कि ये दोनों दवाइयां यदि आप देते हो तो यह सीजर थ्रेशोल्ड को कम करती है। किताबों में लिखा हुआ है यह दवाइयां देते हो तो यह दवाइयां सीजर थ्रेशोल्ड को कम करती हैं। एक आध जगह आपको यह भी लिखा मिलेगा यदि इन दवाइयों को बंद नहीं करोगे तो सीजर वाली एक्टिविटी बढ़ जाएगी। व्हाट इज द सीजर थ्रेशोल्ड
और व्हाट इज द सीजर एक्टिविटी, ये क्या है? दोनों ही वर्ड अलग अलग किताबों में लिखे हुए हैं, वो सही है। फिर से समझे, ईसीटी लगने से 24 घंटे पहले लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन को बंद कर देते हैं। पॉइंट बता रहा हूं, यह दवाइयां सीजर थ्रेशोल्ड को कम करती हैं। ये लिखा हुआ मिलेगा किताब में, या ये भी लिखा हुआ मिल सकता है कि सीजर एक्टिविटी को बढ़ा देती हैं। अब यहां पर कंफ्यूजन होगा आपको। अच्छा, लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन में से यदि दोनों आ जाएं तो पहले नंबर पर क्या आंसर देना है आपको? लिथियम। सीजर थ्रेशोल्ड को कम करने वाली दवाई कौन सी है? लिथियम। यानी पहले नंबर पर ये आंसर देना है, और ये ऑप्शन में नहीं आए तो अगला आंसर जाएगा बेंजोडाइजीपाइन। जैसा कि आपको पता है एल्प्राजोलाम, लोराजीपाम, ये सारे के सारे बेंजोडाइजीपाइन होते हैं। तो इसका मतलब क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूं। इसका मीनिंग क्या होता है ये अपन डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, सीजर थ्रेशोल्ड का मतलब होता है ये पेशेंट है जिसको ईसीटी लगने वाली, ये मशीन है जिससे ईसीटी लगने वाली। इस मशीन में 70 वोल्टेज पर सीजर आ जाता है। 70 वोल्टेज पर 70 वोल्ट पर सीजर आ जाता है। यानी सीजर आने के लिए कितना वोल्टेज चाहिए? 70। ये तो है सीजर थ्रेशोल्ड। अब अपन ने इस मरीज को, ईसीटी लगने वाले मरीज को लिथियम चला रखी है, लिथियम चला रखी है। अच्छा, 70 वोल्टेज पे सीजर आ जाते हैं, बट डॉक्टर ने डिसाइड किया है कि अपन को यूजुअल 90 वोल्टेज यूज करना है। यानी ईसीटी में कितना वोल्टेज यूज करेंगे? अपन 90 यूज करेंगे। अब आपने इसको लिथियम चला रखी है तो यह सीजर थ्रेशोल्ड को कम करेगी। सीजर थ्रेशोल्ड का मतलब सीजर कितने पे आने चाहिए? 70 पे। लिथियम आपने चला रखी है, इसका मतलब सीजर कितने वोल्टेज पर आ जाएंगे? 60 वोल्टेज पे। अच्छा, डॉक्टर को तो कितना वोल्टेज देना है? 90। अब बताओ, 90 वोल्टेज दिया जाएगा तो सीजर एक्टिविटी बढ़ेगी? सीजर एक्टिविटी बढ़ेंगी। इसका मतलब सीजर थ्रेशोल्ड को कम करने से मरीज में सीजर एक्टिविटी क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इसलिए कौन सी दवाई है जिसको सामान्यतः ईसीटी से पहले बंद कर दिया जाता है? आंसर है लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन। तो दैट इज द इंपॉर्टेंट पॉइंट, द केयर बिफोर द ईसीटी। गौर से समझ लें। फिर सारा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना, सारे इन्वेस्टिगेशन कराना, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना, एनबीएम रखना, सारे मेटेलिक ऑर्नामेंट को रिमूव करना, बाउल ब्लेडर को एम्प्टी कराना, और उसके अलावा लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन को 24 घंटे पहले अपन बंद कर देते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये पॉइंट हो गया, द नर्सिंग केयर बिफोर द ईसीटी। द नर्सिंग केयर बिफोर द ईसीटी। ईसीटी से पहले क्या नर्सिंग केयर अपन देंगे? तो देखें, ये दोनों क्वेश्चन, दो क्या कम से कम 10 क्वेश्चन हैं जो यहां पर मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। 10 के 10 क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया है ये टॉपिक पढ़ाने के बाद। अब पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दें। पहले क्वेश्चन का आंसर जल्दी से दे दिया जाए आपके द्वारा। बताएं आंसर। लॉक करो, किसको लॉक कर दो? ई। सर एक बार सीजर थ्रेशोल्ड रिपीट कर दें। ठीक है, अभी बता दूंगा। जल्दी से आंसर दो ताकि अपन आगे बढ़ें। ई। चलें, लगातार आंसर ई आ रहा है। इन्फॉर्म्ड कंसेंट इन द राइटिंग। देखिए, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए रिकमेंड प्रिपरेशन फॉर ईसीटी प्रोसीजर। इन्फॉर्म्ड कंसेंट यस लेंगे। प्री ईसीटी इन्वेस्टिगेशन यस कराएंगे। मॉर्निंग बाथ, क्लीनिंग ऑयल फ्रॉम द हेड, ओवरनाइट फास्टिंग यस, एनबीएम रखेंगे। प्री मेडिकेशन विद न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट यस अपन देते हैं। एडमिनिस्टर ऑफ एन एंटी कन्वल्जेंट 30 मिनट बिफोर द ईसीटी नो। यहां पर ईसीटी का पर्पज ये है कि मरीज में कन्वल्जन प्रोड्यूस होने चाहिए। अब इनडायरेक्ट या मॉडिफाइड ईसीटी में कम होते हैं, बट होते हैं। कैसे होते हैं उनको भी डील करेंगे। तो कभी भी अपन एंटी कन्वल्जेंट नहीं देंगे। अपन ने बिल्कुल नहीं लिखा है कहीं भी, कहीं पर भी अपन ने नहीं पढ़ा है कि ईसीटी से पहले अपन यूजुअली फेनिटोइन देते हैं, फिनोबार्बिटॉन देते हैं, सोडियम वेलप्रोएट देते हैं। नहीं, एंटी कन्वल्जेंट का इस्तेमाल नहीं करते। तो क्या कॉमन है जो नहीं रिकमेंड होगा? क्वेश्चन कह रहा है क्या रिकमेंड नहीं होगा। तो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज ई। क्वेश्चन का आंसर है ई। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। यह भी काफी अच्छा क्वेश्चन है।
एक हॉस्पिटलाइज क्लाइंट है जो ईसीटी के लिए प्रिपेयर है, वो तो शांत है, पर क्लाइंट की मदर क्राई कर रही है, कह रही है कि मेरे बेटे का ब्रेन डैमेज हो जाएगा, डॉक्टर उसके साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं। तो नर्स को क्या बेस्ट रेस्पॉन्ड देना चाहिए ऐसे मरीज के लिए। पहला, इट साउंड एट टफ, यू नीड टू स्पीक विद द साइकेट्रिस्ट, यानी पहला ऑप्शन कह रहा है कि साइकेट्रिस्ट से बात करो। दूसरा, तुम्हारे बेटे ने डिसाइड किया है इस इलाज के लिए, तुम्हें उसका साथ देना चाहिए, यह भी गलत है, मरीज के साथ घर वालों ने डिसाइड किया होगा। नेक्स्ट लिख रहा है, यू वुड लाइक टू सी द ईसीटी रूम एंड स्पीक टू द स्टाफ, तुम ईसीटी रूम देखो और स्टाफ से बात करो, यह भी लॉजिकल नहीं लग रहा है। उसके अलावा पॉइंट नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4, देखें क्या लिख रहा है, ऐसा इट साउंड एज टफ, you have some concern about the ECT procedure, why don't we sit down together and discuss any concern you may have। मुझे लगता है आपको ECT के बारे में कुछ कंसर्न है, क्यों ना ऐसा करें कि आप अपन साथ बैठ जाएं और साथ बैठकर दो बातें करें, दो बातों में आपके सारे डाउट क्यों ना क्लियर हो जाएं, तो यह सबसे बेस्ट रेस्पॉन्ड होगा। तो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी, द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज डी। बताएं सब सारे के सारे साथियों का आंसर क्लियर हो गया। अब जो मैंने पढ़ाया है उस पॉइंट को देख लें आप, पार्ट नंबर 1, अभी जो मैंने पढ़ाया है समझाया है अच्छे से, नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी, नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी देख लें एक एक पॉइंटों को अच्छे से। सबसे पहले पूरा प्रोसीजर एक्सप्लेन करना है, सारे इन्वेस्टिगेशन होने चाहिए, इन्फॉर्म्ड कंसेंट लेना चाहिए, कौन सी दवाइयों को कम से कम 24 घंटे पहले बंद कर दो, लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन को 4 से 6 घंटे पहले एनबीएम रखना चाहिए। देखो बेहद इंपॉर्टेंट और गंभीर पॉइंट है, यहां नर्सिंग स्टाफ की जिम्मेदारी होती है, यदि मरीज ने पानी पी लिया तो ईसीटी नहीं लगेगी और सारी जिम्मेदारी नर्सिंग स्टाफ की होगी। नर्सिंग स्टाफ को भी कंसेंट देना पड़ता है, लिखना पड़ता है उसकी फाइल पे कि मैंने मरीज को पिछले 4 घंटों से एनबीएम रखा है, जो इंडोर वाले पेशेंट होते हैं, क्योंकि यदि एनबीएम नहीं रखा, आधे घंटे पहले पानी पिया है तो एनेस्थीसिया मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे, उससे एस्पिरेशन की रिस्क बढ़ जाएगी, इसलिए एनबीएम रखना बेहद जरूरी है। उसके अलावा हेयर ऑयल को रिमूव करना है, ज्वेलरी मेटेलिक ऑर्नामेंट को रिमूव करना है, आर्टिफिशियल डेंचर है तो भी रिमूव करना है, और बाउल और ब्लेडर को एम्प्टी कराना है। अब एक साथी अभी पूछ रहा था कि सर थ्रेशोल्ड का मतलब बता दो, तो थ्रेशोल्ड का मतलब जान ले आप। इस मरीज को ईसीटी लगनी है, मैं मान के चलें साइकेट्रिस्ट हूं, मैं इसको ईसीटी जब दूंगा तो मशीन में मैं वोल्टेज सेट करूंगा 90 वोल्टेज पे मैं इसको ईसीटी दूंगा। अच्छा, साइकेट्रिस्ट होने के नाते मुझे यह भी पता है कि इसको 70 पर ही सीजर आ जाएंगे, मिनिमम कितने वोल्टेज पर सीजर आ जाएंगे, 70 वोल्टेज पर सीजर आ जाएंगे। तो ये सीजर थ्रेशोल्ड है, ये वोल्टेज सीजर थ्रेशोल्ड है। अच्छा, मैं मरीज को डेली ईसीटी दे रहा हूं तो कितना वोल्टेज इस्तेमाल कर रहा हूं, 90। सीजर इनिशिएट कितने पे हो जाते हैं, 70 पे। परंतु यदि इस मरीज को लिथियम चला दी जाए तो मैंने आपको बताया यह सीजर थ्रेशोल्ड को कम करती है, बोले तो 70 पे जो सीजर आते हैं वो 60 पे ही आ जाएंगे। और बताओ 60 पे ही आ जाएंगे, मैं इसको ईसीटी दूंगा, या तो मैं वोल्टेज कम करूं और या फिर मैं रूटीन में 90 वोल्टेज पे दूंगा तो इसको नॉर्मल से ज्यादा सीजर आएंगे, जिससे नुकसान होने की संभावना होगी। तो नॉर्मली यह दोनों दवाइयां सीजर थ्रेशोल्ड को कम करती हैं, जिससे मरीज में ज्यादा सीजर आने की संभावना होती है। इसलिए यूजुअल तौर पर लिथियम और बेंजोडाइजीपाइन को ईसीटी से 24 घंटे पहले बंद कर दिया जाता है। इज दैट क्लियर? तो मेरे हिसाब से नर्सिंग केयर बिफोर ईसीटी आपका कंप्लीट हुआ। अभी 10 क्वेश्चन इसके बाकी हैं जो एक एक मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। तो बताओ समझ में आ गया? यस और नो करके बता दो ताकि आगे बढ़ा जाए, ताकि आगे बढ़ा जाए। मैक्सिमम कितनी बार ईसीटी दे सकते हैं? देखो पहला शेड्यूल 12 का बनता है, 12 में असर नहीं आ रहा तो फिर बंद कर देते हैं। बाकी मैक्सिमम का कोई क्राइटेरिया नहीं होता है। एक मरीज आज भर्ती हुआ, सही होके चला गया, 6 महीने बाद फिर आएगा तो फिर लगा सकते हैं, 2 साल बाद फिर आएगा तो फिर लगा सकते हैं। तो जिंदगी में कितनी ईसीटी लगेंगी इसका कोई भी क्राइटेरिया नहीं होता। तो सबके आंसर मिल गया। अच्छा, एक पूछ रहे हैं बाउल ब्लेडर को क्यों एम्प्टी करते हैं? वहां सीजर एक्टिविटी होगी तो ड्यूरिंग द ईसीटी मरीज डेफिकेट कर सकता है,
यूरिनेट कर सकता है, इसलिए पहले उसको डेफिकेट यूरिनेट कराना जरूरी है और वहां पर निगरानी भी रखनी होती है। बहुत सारे मरीज, आजकल तो नहीं लगती, पहले जब डायरेक्ट ईसीटी लगती थी तो मरीज को जबरदस्ती वार्ड बॉय पकड़ के ले जाते थे। तो जब मरीज को ईसीटी लगती थी, 2-4 ईसीटी लग गई तो मरीज ये जान जाता था कि यार मुझे इस अकेले कमरे में क्यों बंद करते हैं, मुझे पानी से बचाने के लिए बंद करते हैं। तो बहुत बार मरीज जब बाउल ब्लैडर के लिए जाता तो वहीं पर पानी पी लेता, क्योंकि वो तो मानसिक रोगी है, और बता भी देता कि पानी पी लिया है मैंने, तो उसकी ईसीटी सस्पेंड हो जाती थी। बोले तो अगले दिन के लिए उसकी ईसीटी का रीशेड्यूलिंग कर देते। तो वहां ध्यान भी रखना होता है मरीज किसी भी तरीके से पानी नहीं पिए। चलें, हेयर ऑयल को इसलिए रिमूव करते हैं कि यहां जब करंट लगाते हैं तो कंडक्शन होने की संभावना होती है ऑयल से, बाकी बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता। फिर भी बेटर चॉइस ये है कि उसके हेयर पर ऑयल नहीं होना चाहिए, इलेक्ट्रिक करंट के कंडक्शन से बचाने के लिए बाकी बॉडी के एरिया में। चलें आगे डिस्कस करें, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाएं। सभी का आंसर आ गया यस, यानी कि आपको पूरी तरीके से समझ आ चुका है। देखिए पूरी क्लास के दौरान आपको 3 पार्ट में समझाऊंगा और 3 पार्ट में यहां बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। टोटल किसी भी किताब के क्वेश्चन ईसीटी के हों 100% आपको समझ में आ जाए। चलें यहां इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर छापना स्टार्ट करें। आप कमेंट में जल्दी से आंसर देना स्टार्ट करें। दवाइयां लगाने का क्या क्रम होगा? आंसर ए, ज्यादातर वोटर ए के हैं। डी भी आंसर आ गया, ए मैक्सिमम, डी, ए और डी में लड़ाई है। ए को लॉक कर दिया जाए सर। ए चले तो मैक्सिमम साथियों का आंसर ए आ रहा है। बोले तो एट्रोपिन देते हैं, फिर थायोपेंटोन देते हैं, फिर सक्सिनिल कोलिन देते हैं। मुझे भी नहीं पता, टॉपिक पढ़ने के बाद ही मालूम चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। उस क्वेश्चन के कमेंट बंद कर दें और इस क्वेश्चन के कमेंट स्टार्ट कर दें। नर्स ईसीटी के दौरान प्योर ऑक्सीजन देती है मरीज को, ईसीटी के दौरान और ईसीटी के बाद, इसके पीछे रैशनल क्या होगा? बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। मे बी पॉसिबिलिटी इसमें कंफ्यूजन हो। आंसर आना स्टार्ट हो गया। आदित्य डी आंसर दे रहे हैं, महेश ए, सी इज राइट, लोकेश ए, डी, ए, सी। इसमें तो बहुत कंफ्यूजन पैदा कर दिया आपने। डी, सी, डी और सी आपके जहन में चल रहे हैं कि ऑक्सीजन देने का मेन पर्पज क्या होता है। इसका मतलब है इन दोनों क्वेश्चनों से आप समझ गए होंगे मरीज में ईसीटी लगने वाली। इन दोनों क्वेश्चनों से आप समझ गए मरीज में ईसीटी लगने वाली है। अब ईसीटी लग रही है तो क्यों ना ईसीटी को लगते हुए देख लो आप। जब ईसीटी लगी रही है तो क्यों ना ईसीटी को लगते हुए देख लो। ये पूरा मान लें आप ईसीटी रूम है, ये आपके सामने ईसीटी रूम है, ये वेटिंग एरिया, ये वेटिंग एरिया है। यहां पर मरीज इंतजार करता है अपने नंबर का कि मुझे ईसीटी लगने वाली है। अब कमेंट बंद कर दें और गौर से सुने, सारे क्वेश्चनों का जवाब यहां छिपा हुआ है। उसके बाद ये वो ईसीटी रूम है जहां पर अपन मरीज को ईसीटी देने वाले। फिर ये वाला रूम पोस्ट रिकवरी रूम है, यानी यह पहला रूम है जहां पर मरीज बैठे हुए इंतजार कर रहे हैं अपनी बारी का, तो इसको ईसीटी रेस्टिंग रूम बोलेंगे अपन। यहां पर लिख देते हैं इट इज द ईसीटी रेस्टिंग रूम। इस कमरे में ईसीटी लगने वाली है, दैट इज द ईसीटी रूम। और यहां रिकवरी होने वाली है, दैट इज द ईसीटी रिकवरी रूम। देखें ईसीटी के दौरान कौन कौन सी कंडीशंस अपन अप्लाई करते हैं। यहां पर मरीज बैठा हुआ है रेस्टिंग में,
उस क्वेश्चन को डील करेंगे, तभी आप कमेंट करना। अभी यहां डिस्कस जो चल रहा है उसको समझे। ये 2 क्वेश्चन ही मैंने बताए हैं, बट 2 के साथ साथ कम से कम 10 क्वेश्चनों का जवाब मिलेगा। आगे मैं ये सारे क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको जो 1-1 मिनट में आप आंसर दे देंगे। तो यहां पर क्या केयर देंगे, देखिए रेस्टिंग रूम में इंतजार कर रहा है, आधे घंटे का समय है, अभी मरीज को ईसीटी लगने वाली है। तो सबसे पहले अपन मरीज में एट्रोपिन सल्फेट लगाते हैं। सीक्रेशंस को कम करने के लिए सबसे पहले अपन मरीज में एट्रोपिन सल्फेट लगा दें, ईसीटी लगने से आधे घंटे पहले। लगा दिया जी अपन ने एट्रोपिन सल्फेट। मरीज का नंबर आ गया, नंबर आने के बाद रूम में आ गया, तो रूम में बेड पर मरीज को कौन सी पोजीशन में रखा जाएगा। तो यहां पर पहला पॉइंट होता है जी, मरीज को सुपाइन पोजीशन में रखेंगे अपन। सबसे पहले मरीज को सुपाइन पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे। उसके बाद यूजुअली अपन माउथ गैग लगाते हैं। देखें यहां दोनों तरह की केयर बता रहा हूं मैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट में। वैसे डायरेक्ट ईसीटी बंद कर दी है, परंतु क्वेश्चन फिर भी पूछे जा सकते हैं। अपन माउथ गैग लगा देंगे मरीज में, यानी मरीज को अपन ने सुपाइन पोजीशन दे दी। सुपाइन पोजीशन देने के बाद अपन ने माउथ गैग लगा दिया। माउथ गैग लगाने के बाद अपन को मरीज में दवाई लगानी है। तो दवाई में गौर करने वाली बात है, सबसे पहले अपन मरीज को बेहोश करें। देखो यदि आपने पहले सक्सिनिल कोलिन दे दिया तो उसकी सारी मसल काम करना बंद कर देंगी। इसका मतलब बिना मसल काम करेंगी, वह कॉन्शियस हुआ तो मरीज बहुत ज्यादा इरिटेबल होगा कि मुझे क्या हो गया। तो उसको एंजाइटी से बचाने का जो रास्ता है वो तो बल्कि एंजाइटी और ज्यादा बढ़ जाएगी। तो कोशिश ये करें कि पहले उसको बेहोश कर दें। और बेहोश करने के लिए या शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थेटिक एजेंट जो अपन यूज करेंगे उसका नाम होगा थायोपेंटोन। थायोपेंटोन सोडियम अपन इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अपन मरीज में लगाते हैं सक्सिनिल कोलिन। अच्छा, सक्सिनिल कोलिन एक मस्कुलर रिलैक्सेंट होता है। इसको लगाने के बाद सारी मसल पैरालाइज हो जाती है, तो रेस्पिरेशन भी तो मसल से चल रहा है। और रेस्पिरेशन यदि मसल से चल रहा है तो कॉमन सी बात है कि जब मस्कुलर रिलैक्सेंट देंगे तो रेस्पिरेशन भी सैलो होगा। और यहां पर पर्सन के अंदर ऑक्सीजन देना बेहद मैंडेटरी होता है। इवन देन यहां पर अगला जो पॉइंट होगा मस्कुलर रिलैक्सेंट लगाने के बाद वो होगा O2 एडमिनिस्ट्रेशन। O2 एडमिनिस्ट्रेशन। O2 एडमिनिस्ट्रेशन के बाद अपन यहां यूजुअल तौर पर इलेक्ट्रोड लगाते हैं और वहां पर साइकेट्रिस्ट अपन से पूछता है आर यू रेडी, तो अपन उसको यस करते हैं और यस करने के बाद स्विच को ऑन ऑफ करता है 1 सेकंड से भी कम समय के लिए। तो 1 सेकंड के लिए स्विच को ऑन ऑफ करता है। ऑन ऑफ करते ही मरीज में कन्वर्जन आने लग जाते हैं। बट अगर आपने ये सारी की सारी दवाइयां लगाई हैं, ये सारी की सारी दवाइयां लगाई हैं और मसल रिलैक्सेंट का इस्तेमाल किया है, तो सारी मसल तो पैरालाइज हैं, कन्वर्जन आएंगे ही नहीं। आपको कैसे पता चलेगा कि मरीज में ईसीटी लगी है या नहीं लगी है? तो इसका भी एक तरीका होता है। तरीका यह होता है कि अपन मरीज के हाथ में, इस हाथ में तो अपन दवाई लगा रहे हैं, इस हाथ में अपन कफ बांध देते हैं, इस हाथ में अपन कप बांध देते हैं या पैर में कप बांध देते हैं। यहां से अपन ने दवाई लगाई, यहां पर टाइट अपन ने कप बांध दिया, तो दवाई का इस हाथ में सर्कुलेशन कम होता है। तो करंट लगाने के बाद इस हाथ में फाइन फिंगर मूवमेंट होते हैं। इसका मतलब ये मूवमेंट होने लग जाए तो समझ जाना मरीज में क्या लग गई है, ईसीटी। तो यहां पर अपन कफ भी बांधते हैं। मरीज के एक साइड में कैनुला लगा के दवाई लगाते हैं और कप बांध देते हैं हाथ में। यहां पर कफ बांधने का मतलब होता है उस हाथ में दवाई नहीं जाए। कौन सी दवाई मेनली नहीं जाए? सक्सिनिल कोलिन। तो ईसीटी लगने के बाद कन्वर्जन को उस पर्टिकुलर हाथ में या पैर में अपन महसूस कर सकते हैं। इस तरीके से अपन ने मरीज में ईसीटी लगा दी। डायरेक्ट ईसीटी लगा रहे हैं तो ये दवाइयां नहीं लगाएंगे, अपन सीधे ही ईसीटी लगाएंगे। उस दौरान वार्ड बॉय को मरीज को रीस्टेन भी करना होता है। और ईसीटी लगने के तुरंत बाद 5 से 7 मिनट बाद जब अपन को लगे कि मरीज के वाइटल स्टेबल हो गए तो इसको रेस्टिंग रूम में अपन भेज देते हैं और वहां से आधे घंटे या 1 घंटे बाद मरीज को अपन वार्ड में शिफ्ट कर देते हैं। तो ये जो केयर अपन प्रोवाइड करा रहे हैं दैट इज द केयर ड्यूरिंग द ईसीटी। इट इज द केयर ड्यूरिंग द ईसीटी। कौन कौन सी केयर हो गई?
मरीज को सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट लगाया सीक्रेशन को कम करने के लिए, फिर उसको ईसीटी रूम में सुपाइन पोजीशन दी, माउथ गैग लगाया, फिर उसके बाद एक हाथ में कप बांध दिया ताकि उस हाथ में दवाई ना जाए और कन्वर्जन का पता चल जाए। फिर अपन ने सीरीज से दवाइयां दी, थायोपेंटेल, फिर सक्सिनिल कोलिन, देन अपन ने ऑक्सीजन दिया। उसके बाद उसके फिट्स को देखा जो नॉर्मली 1 से 1.5 मिनट तक आने चाहिए। ध्यान रखें 1 से 1.5 मिनट तक आने चाहिए कन्वर्जन, और वो कन्वर्जन को देखने के बाद उसके वाइटल को मॉनिटर करते रहेंगे। यहां पर बेहद इंपॉर्टेंट पॉइंट है, या मैं कहूं 11 स्टार क्वेश्चन है जो एक बार नहीं 20 बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। 2 क्वेश्चन है जिनका विशेष तौर से याद रखना कि ईसीटी के दौरान मरीज में जो सक्सिनिल कोलिन लगाते हैं या न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट लगाते हैं तो नर्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा क्या मॉनिटर करना, सबसे इंपॉर्टेंट रोल होगा क्या मॉनिटर करना। तो रेस्पिरेटरी मसल का पैरालाइसिस हो सकता है, इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है मॉनिटर द रेस्पिरेटरी स्टेटस। यहां पर अपन मरीज का रेस्पिरेटरी स्टेटस मॉनिटर करते हैं। नंबर 2 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मे बी पॉसिबल एक आध जगह कंफ्यूजन हो। व्हाट इज द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी? आंसर इज रेट्रोग्रेड एमनेशिया और कंफ्यूजन। What is the most common complication arise during ECT? Arise during ECT. Answer respiratory difficulty. अगर सिंपली पूछे ECT का कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है, एमनेशिया, रेट्रोग्रेड एमनेशिया या कंफ्यूजन। ECT के दौरान कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा है? इट मे बी द रेस्पिरेटरी फेलियर और रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। यदि ECT के दौरान आए तो दौरान में आप समझ रहे हो मरीज में कौन सी दवाई लगा रहे हैं, सक्सिनिल कोलिन। कौन सी दवाई लगा रहे हैं, सक्सिनिल कोलिन। तो यहां पर लगातार मॉनिटर करना पड़ेगा कौन सी चीज को, रेस्पिरेटरी स्टेटस को। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द केयर विच आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ECT। इट इज द केयर विच आर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ECT। शायद 100% आपको क्लियर हो गया। अब वापस आ जाएं आपके उन दोनों क्वेश्चंस पर। दोनों क्वेश्चंस को क्लियर कर लेते हैं अपन। अब ज्यादा समय नहीं, 1 मिनट में इनका आंसर आपके द्वारा आना चाहिए। तुरंत कमेंट के अंदर बता दो, कमेंट के अंदर तुरंत बता दो दवाई लगाने का सीक्वेंस क्या होगा। सबसे पहले एट्रोपिन लगाएंगे, फिर थायोपेंटोन लगाएंगे, या मेथोहेक्जिटोल लगाएंगे और सक्सिनिल कोलिन लगाएंगे। सही है क्या? अभी अभी बताया सही लग रहा है, इसी क्रम से लगानी चाहिए। या सक्सिनिल कोलिन पहले लगाएंगे? नहीं, मेथोहेक्जिटेल, सक्सिनिल कोलिन, एट्रोपिन नहीं। एट्रोपिन तो सबसे पहले लगाएंगे, एट्रोपिन, सक्सिनिल कोलिन और थायोपेंटेन नहीं। तो बेस्ट आपको बताया, रूम से पहले ही अपन ने ECT रूम में एंट्री से पहले ही क्या लगा दिया, एट्रोपिन, देन क्या लगाया, थायोपेंटेन, देन सक्सिनिल कोलिन। तो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। बताएं, दैट्स क्लियर। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो अभी अपन ने डिस्कस किया था। The nurse administer pure oxygen to a client during and after the electroconvulsion therapy treatment. What is the rationale for this procedure? देखें यहां, to prevent increase intracranial pressure। क्या ऑक्सीजन लगाने से इंट्राक्रेनियल प्रेशर जो थोड़ा बहुत बढ़ता है वो रुक जाएगा? नहीं रुकेगा। अगला, to prevent the hypotension, bradycardia and bradypnea। No, यहां पर इसको रोकने के लिए ऑक्सीजन नहीं लगा रहे हैं अपन। उसके अलावा टू प्रिवेंट द अनोक्सिया ड्यू टू मेडिकेशन इंड्यूस्ड पैरालिसिस ऑफ रेस्पिरेटरी मसल। हां, ये हो सकता है, ये हो सकता है। चौथा ऑप्शन देखें, टू प्रिवेंट द ब्लॉक्ड एयरवे रिजल्टिंग फ्रॉम सीजर एक्टिविटी। क्या सीजर एक्टिविटी से एयरवे ब्लॉक हो जाता है? नो, एयरवे ब्लॉक नहीं होता, तो ये भी गलत है। सो व्हाट इज द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन? आंसर इज सी। आंसर इज सी। तो मेरे हिसाब से क्लियर हो गया सारे के सारे साथियों का आंसर। आगे बढ़े अपन। सारे के सारे साथियों का आंसर सी है, यस और नो? वेरी गुड। कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब जो मैंने आपको पढ़ाया समझाया उसको भी देख लें आप। पार्ट 02 यही चीजें पढ़ाई हैं मैंने।
यही चीजें पढ़ाई हैं। सबसे पहले एट्रोपिन सल्फेट लगा दो, प्रोवाइड द सुपाइन पोजीशन, स्मॉल प्लो लगा देते हैं अंडर द लंबर कर्व, यानी कि लंबर में वर्टिब्री में फ्रैक्चर के खतरे को कम करने के लिए। यूजुअली ये डायरेक्ट ईसीटी में ज्यादा होता है, इसमें होने की संभावना नहीं है। माउथ गैग लगा देते हैं ताकि टंग बाइट नहीं हो जाए। उसके अलावा मेडिसिन देते हैं, सबसे पहले थायोपेंटेन देते हैं, फिर सक्सिनिल कोलिन देते हैं। सीजर को ऑब्जर्व करना होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट सक्सिनिल कोलिन लगा है तो नर्स को क्या मॉनिटर करना चाहिए। एक बार नहीं 10 बार आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, आंसर है रेस्पिरेटरी स्टेटस। इज दैट क्लियर? यहां फिर से कंफ्यूजन दूर कर रहा हूं। यदि क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ ईसीटी, आंसर इज रेट्रोग्रेड एमनेशिया और कंफ्यूजन। अगर क्वेश्चन आए मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन अराइज ड्यूरिंग द ईसीटी, तो आंसर जा सकता है रेस्पिरेटरी फेलियर या रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी। इज दैट क्लियर? तो ये आपके क्वेश्चन हो गए। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं अपन। ये क्वेश्चन आपके सामने है, तुरंत कमेंट करके बताएं क्वेश्चन को पढ़ के आंसर। आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। ईसीटी के जस्ट बाद वाला पोर्शन है। तो क्या आंसर दे रहे हैं? मुकेश जाटव, वैभव शर्मा, रेट्रोग्रेड एमनेशिया, कंफ्यूजन पर ही अटके हुए हो आप। ये लास्ट लेक्चर में पढ़ा चुका हूं मैं अच्छे से। रेट्रोग्रेड एमनेशिया का मतलब होता है पुरानी सारी मेमोरी को भूल जाना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? ए और सी दोनों आ रहे हैं। सी, ए, सुरेंद्र सिंह, ए और सी। चलें, तो मुझे भी नहीं पता आंसर। तो क्वेश्चन कह रहा है आफ्टर एन इनिशियल ईसीटी ट्रीटमेंट, क्लाइंट कहता है आई एम नॉट हंग्री, जस्ट want to stay in bed and sleep. Based on this information, which is the most proper nursing intervention? उसको सोने के लिए अलाउ करो, मिल्यू के लिए जाने दो, पेरेंटल न्यूट्रिशन दो, फिजिकल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करो ताकि सर्कुलेशन बढ़े। तो आप क्या करना चाहेंगे? ईसीटी के जस्ट बाद की घटना है। चले नेक्स्ट, इमीडिएट आफ्टर। अब इसके कमेंट बंद कर दें। हाँ, मेरे साथ हैं बिल्कुल। इस क्वेश्चन के कमेंट करना स्टार्ट कर दें। इमीडिएट आफ्टर द ईसीटी, विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन शुड बी प्रोवाइडेड टू द पेशेंट? निम्न में से कौन सी पोजीशन ईसीटी के तुरंत बाद अपन को देनी है? जब अपन रेस्टिंग रूम में मरीज को ले जाएंगे तो कौन सी पोजीशन प्रोवाइड कराएंगे? Then what is the right answer of that question? A. Answer is A. हीरा चौधरी, सोनम, बीबी आ रहा है, सतपाल जाट, प्रिया। अच्छा, ए के साथ बी की भी लड़ाई चल रही है ऐसा। अंकिता बी, ए, बी कि कौन सी पोजीशन सामान्यतः अपन प्रोवाइड कराएंगे मरीज के अंतर्गत? तो बहुत सारे साथी सेमी फाउलर पोजीशन आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे साथी साइड लाइन पोजीशन आंसर दे रहे हैं। चलें ढूंढते हैं इसका आंसर। फिर से आपको ले चलते हैं उसी पार्ट में। ईसीटी लग गई, मरीज अब रेस्टिंग रूम में आ गया, यहां से अपन को वार्ड में पहुंचाना है। देखें कैसे पहुंचाते हैं। अब सब बंद कर दो कमेंट और इस टॉपिक को समझो। विद इन 5 मिनट में क्लियर हो जाएगा। और इसके बाद 20 क्वेश्चनों का 1-1 मिनट में आप आंसर दे दें। ईसीटी मरीज को लग चुकी है, लगने के बाद केयर देनी। तो यहां अपना टॉपिक है केयर आफ्टर ईसीटी। केयर आफ्टर ईसीटी। देखिए गौर से समझें, आज के चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन हैं। ये रिकवरी रूम है, या यूं मान लो ये रिकवरी रूम है
यहां बेचारे मरीज को लिटा दिया, ईसीटी लग गई इस भैया को, ईसीटी लग गई इस भैया को। क्या क्या केयर मुझे इसकी करनी है, इस पर गौर करें आप। देखें, ईसीटी लगते ही जैसे इसको रेस्टिंग रूम में लाया जाएगा। अच्छा, ये रेस्टिंग रूम है और इसको वार्ड मान लो आप, वार्ड में पहुंचाना है अपन को मरीज को, पर अभी नहीं पहुंचाएंगे, आधे से 1 घंटे बाद इसको अपन वार्ड में पहुंचाएंगे। तो ईसीटी लग गई, सबसे पहले पॉसिबिलिटी होती है कि मुंह से थोड़े बहुत सीक्रेशन आ रहे होंगे, मुंह से थोड़े बहुत सीक्रेशन आ रहे होंगे तो एक गॉज पीस लें आप और मरीज के सीक्रेशन को वाइप करें। अच्छा, एट्रोपिन सल्फेट भले से अपन ने लगाया है, बट इट मे बी पॉसिबिलिटी कि सीजर एक्टिविटी हुई है तो झागनुमा कुछ सीक्रेशन आ रहे हो, या डायरेक्ट ईसीटी में तो आते ही हैं। तो अब ये सीक्रेशन है, मरीज को बेहोश किया है, साथ में मसल रिलैक्सेंट लगाया है। यदि आप मरीज को सीधा लिटाओगे तो जो सीक्रेशन मुंह के अंदर है, पॉसिबिलिटी है वो एस्पिरेट कर जाए। तो सबसे बेस्ट चीज होगी कि मरीज को जैसे ही आपने रेस्टिंग रूम में लाया है, साइड लाइन पोजीशन देखो। तो सबसे पहला काम अपन यूजुअली रेस्टिंग रूम में करते हैं कि मरीज को जब लाया जाता है तो साइड लाइन पोजीशन अपन प्रोवाइड कराते हैं ताकि एस्पिरेशन की संभावना कम हो जाए। पॉइंट नंबर 1, लगातार अपन इसके वाइटल को मॉनिटर करते रहते हैं। आधे घंटे तक आपको इसके वाइटल को मॉनिटर करना है। वाइटल को मॉनिटर करने में भी सबसे इंपॉर्टेंट कौन से वाइटल को मॉनिटर करना है? आंसर है रेस्पिरेटरी स्टेटस को। आपको बता दिया अच्छे से किसको मॉनिटर करना है, आंसर है रेस्पिरेटरी स्टेटस को मॉनिटर करना। 10 मिनट तक मरीज साइडलाइन पोजीशन में लेटा हुआ है, हेड को थोड़ा नीचे टिल्ट कर दिया, झागनुमा सीक्रेशन आ रहे हैं, गॉज पीस आपने लिया, झागनुमा सीक्रेशन को अपन ने साफ कर दिया। तो अगला आपका काम होगा वाइप द सीक्रेशन। अगला आपका काम होगा वाइप द सीक्रेशन। सारे के सारे सीक्रेशन को वाइप कर दिया आपने गॉज पीस से। उसके 15 मिनट बाद मरीज थोड़ा बहुत कॉन्शियस होता। आपको पता ही है कि कॉन्शियस होगा, ईसीटी लगी है तो सब कुछ भूल चुका है, पुरानी सारी जिंदगी भूल चुका है। 10-20 मिनट के लिए, आधे घंटे के लिए भूला है तो उसको पता ही नहीं लगेगा मैं कौन हूं, कहां हूं, क्या हुआ है मेरे साथ। तो अपन उसको बताएंगे भैया तुम्हारा नाम ये है, तुम यहां मेंटल हॉस्पिटल में भर्ती हो, अभी आपको ईसीटी लगाई गई थी, अब आप ठीक महसूस कर रहे हैं, आपके घर वाले भी आपके साथ हैं, ये आपकी मदर है। यानी सब चीज बता रहे हो, सब चीज बता रहे हो। इसका मतलब मरीज को वापस से ओरिएंट करा रहे हो, रीओरिएंट द पेशेंट। मरीज को रीओरिएंट कराना है, नाम पता जगह सब बतानी है कि तुम कहां हो। अच्छा, बता दिया, मरीज को थोड़ा थोड़ा सा आभास होने लग गया है, थोड़ा थोड़ा सा आभास होने लग गया। अब मरीज को अपन बेड पर बिठा देंगे। बिठाने के बाद, चूंकि वार्ड से जब मरीज को लाए थे तो सही सलामत लाए थे, अब चूंकि यदि ईसीटी लगती है डायरेक्ट तो फ्रैक्चर का भी थोड़ा बहुत खतरा होता है। तो मरीज को जो बैठा हुआ है 10 मिनट बैठे रहने दो, उसके बाद उसको कमरे में घूमने के लिए अलाउ करोगे। थोड़ी देर घूम लो आप, 5 मिनट घूम लो। घुमाना है इसलिए कि देखना चाह रहे हैं कहीं हाथ पैर में, वर्टिब्री में फ्रैक्चर तो नहीं हो गया, चलने फिरने में कोई समस्या तो नहीं आ रही है। इसका मतलब आप इसके शरीर पर इंजरी मार्क चेक कर रहे हो, आप इसके शरीर पर इंजरी मार्क चेक कर रहे हो। तो अगली केयर होगी फाइंड आउट इंजरी मार्क अपॉन द पेशेंट बॉडी। मरीज की बॉडी पर किसी भी तरह के इंजरी मार्क अपन ने देखे नहीं है। 1 घंटा हो गया, अब स्टेबल हो कि हाँ मैं ठीक हूं, तो चलो साथ में। मरीज को साथ में अपन वार्ड में ले गए। अब सोचो वार्ड में ले जाने के बाद क्या करना है। तो सुबह 4 बजे से जागा हुआ है मरीज, भूखा रखा है आपने मरीज को। तो जैसे ही मरीज वार्ड में जाए, आपका अगला काम होगा, थोड़े बहुत सीक्रेशन है जो उसके हो सकता है कपड़ों पर लगे हुए हों, तो मरीज को बाथिंग के लिए अलाउ करें। यानी इसके बाद आपका अगला काम होगा कि मरीज से कहोगे कि चलो शावर ले लो या बाथिंग कर लो, और उसके बाद उसको हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराना है। ईसीटी लगी है, हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराना है। और ब्रेकफास्ट करने के बाद भी क्या उसको आराम करने देना है? नहीं,
उसके बाद उसको छोड़ देना है खुले में, बोल देना है कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी, जाओ जी लो अपनी जिंदगी। यानी जो रूटीन एक्टिविटी वह डेली वार्ड में कर रहा है वो सारी रूटीन एक्टिविटी कर सकता है। इस तरह की कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि आज ईसीटी लगी है मुझे आज आराम करना है, नहीं, 1-1.5-2 घंटे बाद वह रूटीन एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो सकता है। तो ईसीटी लगने के तुरंत बाद आपके द्वारा उसके साथ क्या किया गया, लगातार वाइटल मॉनिटर करने हैं आधे घंटे तक। स्पेशली कौन से वाइटल, रेस्पिरेशन, कौन सी पोजीशन प्रोवाइड करानी है, साइडलाइन पोजीशन, जो उसके मुंह से झाग गिर रहे हैं, झागनुमा सीक्रेशन, उनको गौज लेके साफ करना है, नाम पता बताना है, कहां है, क्या हुआ है, उसके साथ रीओरिएंटेड कराना है, उसके शरीर पर कोई इंजरी तो नहीं हो गई ये पता लगाना है, वार्ड में ले जाकर बाथिंग करा दो, थोड़ा सा फ्रेश महसूस करेगा, और साथ में हेल्दी ब्रेकफास्ट देने के बाद रूटीन एक्टिविटी के लिए अलाउ कर देते हैं। दैट इज द केयर विच आर प्रोवाइडेड आफ्टर द ईसीटी। तो यहां कुछ क्वेश्चनों में मैंने आपको 3 पॉइंट पढ़ा दिए, यानी जो सारे क्वेश्चनों का सार था वो मैंने बता दिया। अब ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बहुत जल्दी जल्दी से सॉल्व हो जाएंगे। बोले तो अगले 20-25 क्वेश्चनों को आप 1-1 मिनट में सॉल्व कर देंगे, तो मेरे हिसाब से टोटली आपको समझ में आ गया। यहां पर क्वेश्चन है, टेल अस कितने टाइम के बाद ब्रेकफास्ट है। जैसे ही मरीज कॉन्शियस हो जाए आधे घंटे बाद अपन उसको 1 सिप पानी पिलाते हैं, यदि वो आसानी से निगल पा रहा है तो उसके बाद अपन उसको ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। यानी जैसे ही गैग रिफ्लेक्स रिटर्न होगा, बोले तो वह पानी को आसानी से निगल पा रहा है, देन उसके बाद अपन उसको ब्रेकफास्ट दे सकते हैं। ऐसी कोई गाइडलाइन नहीं होती। बहुत सारे मरीज हैं जो एनेस्थीसिया के बाद 20 मिनट में रिकवर होते हैं, कोई 10 मिनट में ही रिकवर हो जाते हैं। तो ये पेशेंट टू पेशेंट डिफर करता है, ऐसा कोई फिक्स टाइमिंग नहीं होता। इज दैट क्लियर? तो दैट इज द केयर आफ्टर द ईसीटी, दैट इज द केयर आफ्टर द ईसीटी। अब वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाएं, आप वापस से अपने क्वेश्चन पर आ जाएं। यहां से शुरू किए थे, अब देखें इसके बाद मैं आपको 20 क्वेश्चन बताने वाला हूं और 20 क्वेश्चनों में 20 मिनट लगनी चाहिए। 20 क्वेश्चनों में 20 मिनट लगनी चाहिए। 20 मिनट में आपका सटीक जवाब मिल जाना चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चनों का मैं अलग अलग से एनालिसिस करके बताता, मैंने सारे क्वेश्चनों का एक साथ एनालिसिस करके बता दिया। यहां कुछ एक आपके एग्जाम के क्वेश्चन भी होंगे, तो देखें इस क्वेश्चन का आंसर तुरंत दें। इस क्वेश्चन का आंसर, क्वेश्चन कह रहा है इमीडिएट आफ्टर एन इनिशियल ईसीटी क्लाइंट कहता है कि मुझे भूख नहीं है, मैं कुछ देर बेड पर ही रहना चाहता हूं और सोना चाहता हूं। मुझे भूख नहीं है, मैं बेड पर ही रहना चाहता हूं, सोना चाहता हूं। इस इंफॉर्मेशन के अनुसार क्या नर्सिंग इंटरवेंशन बेस्ट होगा? पहला, अलाउ द क्लाइंट टू रिमेन इन द बेड, उसको बेड पर रहने दो। अगला है एनकरेज द क्लाइंट टू ज्वाइन द मिलियू टू प्रमोट द सोशलाइजेशन। देखें मिलियू का मतलब होता है थेरेप्यूटिक एटमॉस्फेयर, यदि वहां क्रिएट किया हुआ है तो उसमें जाने के लिए भेजेंगे। देखो जाने के लिए भेजना, जबरदस्ती करोगे? मरीज कह रहा है कि मुझे भूख नहीं है, अभी थोड़ी देर आराम करने दो, तो मरीज को भूख नहीं है, अपन जबरदस्ती भेज रहे हैं कि नहीं आप उसको अटेंड करो। नो, दैट्स रॉन्ग। अगला है ऑब्टेन ए फिजिशियन ऑर्डर टू पेरेंटल न्यूट्रिशन। वाई? अभी तो अपन ने बात की आधे घंटे बाद वह खाना पीना खा सकता है, तो यह भी गलत होगा। उसके अलावा इन्वॉल्व द क्लाइंट इन फिजिकल एक्टिविटी टू स्टिमुलेट द सर्कुलेशन। देखिए यहां बहुत सारे साथी इसका आंसर डी दे रहे हैं। पते की बात बता दूं कि डी पूरी तरीके से गलत है, क्योंकि अपन क्या फिजिकल एक्टिविटी इसलिए करा रहे हैं कि उसका सर्कुलेशन इंप्रूव हो जाए। नो, मैंने आपको बताया है रूटीन एक्टिविटी कर सकता है, जो वो डेली वार्ड में काम कर रहा है वो कर सकता है। सर्कुलेशन इंप्रूव करने वाली तो कोई बात ही नहीं, अपन ने यहां पर कहीं नहीं पढ़ा कि सर्कुलेशन में किसी तरह की डिफॉर्मिटी आने वाली है। तो हाँ, ये कॉमन है कि उसको नाश्ता कराने के बाद अपन उसको वार्ड में खुला छोड़ देते हैं कि जाओ जो तुम्हें करना है करो, परंतु अब मरीज खुद कह रहा है कि मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं यार, मुझे अभी भूख नहीं है, मैं थोड़ी देर सोना चाहता हूं, तो लेट हिम अलाउ, उसको कुछ समय के लिए अलाउ करेंगे। 1 घंटे 1.5 घंटे 2 घंटे बाद जब वो जागेगा तो उसको ब्रेकफास्ट अपन प्रोवाइड कराएंगे, क्योंकि यहां ये बोल रहा है चौथा ऑप्शन, इन्वॉल्व द क्लाइंट इन फिजिकल एक्टिविटी। क्यों? ऐसा मैंडेटरी नहीं है। मान के चलो वो डिप्रेशन का मरीज है और डेली एक्टिविटी नहीं करता, वो डेली एक्टिविटी नहीं करता, वह तो अपने कमरे में आकर सो जाता है, तो क्या 1 2 3 ईसीटी देने के बाद वह एक्टिविटी करने लग जाएगा? नहीं। और जबरदस्ती आप कर नहीं सकते जब तक उसका ट्रीटमेंट प्लान आगे तक नहीं बढ़ता।
तो यहां पर ये वाला ऑप्शन नहीं जाएगा, क्योंकि यहां सर्कुलेशन इंप्रूव मरीज की मर्जी पर डिपेंड करेगा। तो जो रूटीन एक्टिविटी वह करता है उसके लिए अलाउ करेंगे, परंतु यहां मरीज खुद कह रहा है कि मुझे भैया थोड़ी देर आराम करने दो, तो क्या आप जबरदस्ती उसको पकड़ के ले जाओगे कि नहीं आराम नहीं करना, तुझे तो खेलना है, तुझे तो फिजिकल एक्सरसाइज करनी है? ऐसा किसी भी मरीज के साथ नहीं कर सकते। 100 मरीज वार्ड में भर्ती होते हैं, तो मरीजों से जो फिजिकल एक्टिविटी कराते हैं मुश्किल से 20 ही होते हैं, बाकी 80 पार्टिसिपेट नहीं करते, तो अपन जबरदस्ती उनको नहीं ले जा सकते। इज दैट क्लियर? तो यहां पर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या देना चाहेंगे आप? आंसर इज ए। इज दैट क्लियर? कमेंट बॉक्स में बता दो मुझे, समझ में आ गया क्या? इज दैट क्लियर? कमेंट बॉक्स में बता दें आप। सारे साथियों का आंसर ए है। चलें, वेरी गुड गुड। कम ऑन टू द नेक्स्ट। अब सब पर 1-1 मिनट लेनी है आपको। 1 घंटे में तीनों पॉइंट समझा चुका हूं मैं, अब हर क्वेश्चन पर 1-1 मिनट लेनी है। इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से। इमीडिएट आफ्टर द इलेक्ट्रोकन्वर्जन थेरेपी इन विच पोजीशन शुड ए नर्स प्लेस द क्लाइंट? झागनुमा सीक्रेशन आ रहे होंगे तो साइड लाइन पोजीशन दे दें। कुछ एक साथी इसका आंसर भी दे रहे थे, वो सोच रहे थे कि रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी हो रही होगी मरीज को। देखें, रेस्पिरेटरी डिफिकल्टी, रेस्पिरेटरी स्टेटस स्टेबल होने के बाद ही उसको रेस्टिंग रूम में भेजते हैं, उससे पहले नहीं भेजते। वहां पर एनेस्थोलॉजिस्ट होता है, वहां पर फिजिशियन होता है, वहां पर साइकेट्रिस्ट होता है, तो स्टेबल होने के बाद ही भेजते हैं। तो यहां बेस्ट आंसर होगा ईसीटी लगने के तुरंत बाद। ईसीटी के दौरान देते हैं सुपाइन पोजीशन, लगने के बाद देते हैं अपन साइडलाइन पोजीशन। तो यहां पर क्वेश्चन का आंसर है ए। ऑल इज क्लियर? कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये जो मैंने आपको पढ़ाया है इस पर एक नजर मार लें आप। यही चीजें हैं जो मैंने आपको बताई। पार्ट 03 नर्सिंग केयर आफ्टर ईसीटी। मॉनिटर वाइटल साइन स्पेशली द रेस्पिरेटरी स्टेटस, एयरवे क्लियरेंस, प्रोवाइड साइडलाइन पोजीशन टू द पेशेंट। मरीज का नाम पता बताना, रीओरिएंटेट कराना, शरीर पर किसी भी तरह का इंजरी मार्क तो नहीं है ये चेक करना, वार्ड से सही सलामत आया था भैया, सही सलामत वापस भिजवाना है, और पेशेंट को हेल्दी ब्रेकफास्ट प्रोवाइड कराना, और उसके अलावा उसको छोड़ देना वार्ड में खुले कि जाओ जी लो अपनी जिंदगी। इज दैट क्लियर? तो इस पर्टिकुलर ईसीटी लगने के बाद ये केयर अपन प्रोवाइड कराते हैं। नाउ कम ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए इन क्वेश्चंस के अंदर, तुरंत कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। A chronically depressed and suicide client is admitted to the psychiatric unit. The client is scheduled for ECT. During the course of ECT treatment, the nurse should recognize the continued need for which critical intervention. मरीज डिप्रेशन का है जिसमें सुसाइडल टेंडेंसी भी है, तो नर्स को कौन सी बात का ध्यान रखना होगा? क्या आंसर है? निर्मल कुमार बी, भूपेंद्र बी, सुशीला बी, सुनील ए, गौरव ए बी, ए और बी दोनों आंसर आ रहे हैं। चलें, इसका मतलब है सारे साथियों में ये बात तो क्लियर है कि सी और डी तो नहीं है। डिस्करेज द एक्सप्रेशन ऑफ द होपलेसनेस थ्रू आउट द ईसीटी ट्रीटमेंट। उसमें जो होपलेसनेस का फिनोमिना बना हुआ है उसको डिस्करेज करेंगे। अगर डिस्करेज करने से हो जाता तो फिर ईसीटी की नौबती क्यों आती? यानी ये बात तो गलत हो गई। एनकरेज हाई कैलोरी इंटेक थ्रू आउट द ईसीटी कोर्स। क्या फर्क पड़ेगा? ज्यादा कैलोरी देने से कोई मरीज में मानसिक रोग में फर्क थोड़ी पड़ेगा। गलत हो गया। लड़ाई ए और बी के बीच में। सुसाइडल असेसमेंट मस्ट बी कंटिन्यू थ्रू आउट द ईसीटी कोर्स। देखो क्वेश्चन अपन से कह रहा है नर्स शुड रिकॉग्नाइज द कंटिन्यू नीड ऑफ विच क्रिटिकल इंटरवेंशन।
किस चीज की बेहद आवश्यकता है? एक ईसीटी लगी, 2 ईसीटी लगी, 3 ईसीटी लगी, आपको पढ़ा चुका हूं मैं, 2 वीक के बाद असर आना शुरू होगा। तो उसको ईसीटी लग रही है, तो क्या ईसीटी के कोर्स के दौरान वह सुसाइड नहीं कर सकता? कर सकता है। सुसाइडल टेंडेंसी वाला मरीज सुसाइड कर सकता है, असर तो 2 सप्ताह बाद आना स्टार्ट होगा। तो यहां पर यह बहुत ही क्रिटिकल इंटरवेंशन है जिस पर ध्यान देना होगा। अब मुझे यह समझ में नहीं आया कि इसका कुछ साथियों ने बी आंसर क्यों दिया। बी आंसर है एंटी डिप्रेसेंट मेडिकेशन आर कॉन्ट्रा इंडिकेटेड थ्रू आउट द कोर्स ऑफ ईसीटी। किसने पढ़ाया भैया? ये तो कहीं लिखा हुआ ही नहीं है। ईसीटी लगने वाले मरीज को क्या वार्ड में दवाई नहीं देते? देते हैं, उसी दिन देते हैं। मरीज को ईसीटी लग गई, वार्ड में आया है, 2 घंटे बाद ओलिंजापाइन, रेस्पेरिडोन और एसएसआरआई दवाइयां चलाते हैं। तो ये थोड़ी दवाइयां बंद कर देते हैं, नहीं, दोनों का कॉम्बिनेशन चल रहा है। दवाइयों से बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ा, बहुत ज्यादा असर नहीं हुआ, इसलिए अपन ईसीटी लगा रहे हैं। तो कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है। ईसीटी के साथ एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां सामान्यतः चलाते हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन चलाते हैं। तो ईसीटी मरीज को लग रही है, क्या ईसीटी 1, 2, 3 लगने से असर आ जाएगा? नहीं, 6 से 12 ईसीटी लगेंगी तब असर आएगा। तो सुसाइडल टेंडेंसी तभी कम होगी। तो कौन सी क्रिटिकल इंटरवेंशन पर लगातार नर्स को ध्यान रखना चाहिए? आंसर है सुसाइडल टेंडेंसी। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। ये तो बिल्कुल ही गलत है कि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयां नहीं देते हैं, बिल्कुल देते हैं भैया। 2 ही दवाई तो बंद कराई यार, 2 ही तो बंद कराई थी, वो भी ईसीटी से जस्ट 1 दिन पहले, लिथियम और बेंजोडाइजिपाइन। एंटी डिप्रेसेंट में टीसीए और एसएसआरआई आती हैं, उनका कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, साथ में चलती है। तो इस क्वेश्चन का बेस्ट आंसर क्या देना चाहेंगे आप? ए। आंसर इज ए। कम ऑन टू द नेक्स्ट। सिंपल सा क्वेश्चन है, बड़ी जल्दी से इसका आंसर आ जाना चाहिए। देखें क्वेश्चन बहुत सारे हैं, इसलिए थोड़ा सा स्पीड मेरे हिसाब से मैनेज हो रही होगी। चलें पहले इसका आंसर दें, फिर अपन बात करेंगे। साथ में ये भी बताते जाएं कि स्पीड तो ज्यादा नहीं है, ऐसा तो नहीं, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आपको कराने थे, इसलिए थोड़ा स्पीड मेंटेन है। तो ऑल इज क्लियर। चलें क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन को पढ़ें और आंसर दें तुरंत, ताकि आगे बढ़ें अपन। आफ्टर रिसीविंग 2 of 9 ईसीटी, क्वेश्चन को समझें कि 9 ईसीटी लगनी है, उनमें से 2 लग चुकी हैं। 9 ईसीटी लगनी है, उनमें से 2 लग चुकी हैं। एक क्लाइंट कहता है कि आई कांट इवन रिमेंबर ईटिंग ब्रेकफास्ट, मुझे ब्रेकफास्ट करना याद नहीं रहता। सो आई वांट टू स्टॉप द ईसीटी ट्रीटमेंट, विच इज द मोस्ट ए प्रॉपर नर्सिंग रिप्लाई। कि यार मुझे तो अपना नाश्ता का भी ध्यान नहीं रहता, मैं ईसीटी को बंद कराना चाहता हूं। तो नर्स को क्या बेस्ट रिप्लाई देना चाहिए? व्हाट इज द बेस्ट रिप्लाई गिवन बाय द नर्स? देखो पहला ऑप्शन, आंसर बी, सी, डी सारे आ रहे हैं, डी, ए। इस तरह के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जहां पर आपको कम्युनिकेशन टेक्निक समझनी होती है कि क्या बेस्ट रहेगा मरीज के लिए, डी और सी। डी और सी आंसर ज्यादा आ रहा है। चलें पढ़ के बता देता हूं। आफ्टर यू बिगेन द कोर्स ऑफ ट्रीटमेंट यू मस्ट कंप्लीट ऑफ देम। नहीं, 2017 में जो मेंटल हेल्थ केयर एक्ट रिलीज किया है, उसमें मानसिक रोगी को भी अधिकार है, वह ट्रीटमेंट के लिए डिनाइल कर सकता है। तो ऐसा नहीं कह सकते आप, नहीं थोप सकते कि नहीं आपको सारी ईसीटी लगेंगी, ये मैंडेटरी होगा, गलत है। अगला मैं पढ़ता हूं, तुम्हें डॉक्टर से बात करनी चाहिए। व्हाट यू आर थिंकिंग, तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है?
जब एक नर्स होने के नाते आपको सारी बातें पता है, जरूर डॉक्टर से बात कर सकता है, बट नर्स होने के नाते जब आपको पता है तो प्रॉपर रिप्लाई दिया जा सकता है। तो इसको होल्ड पे रखते हैं। तीसरा, इट इज विद इन यूर राइट टू डिसकंटिन्यू द ट्रीटमेंट बट लेट्स टॉक अबाउट यूर कंसर्न, कि चलो तुम्हें ये अधिकार है कि तुम ट्रीटमेंट बंद कर सकते हो, बट बताओ तो सही तुम ऐसा क्यों करना चाहते हो। दैट इज द बेस्ट रेस्पॉन्स। उसके बाद बहुत सारे साथियों का डी आ रहा है, यह भी मेरी समझ से परे है कि ये क्यों आ रहा है। मेमोरी लॉस इज ए रेयर साइड इफेक्ट, नहीं यार, मोस्ट कॉमन है, पढ़ा दिया आपको। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ ईसीटी इज रिट्रोग्रेड एमनेशिया, कम समय के लिए मेमोरी लॉस होता ही होता है। दैट इज द मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट, और यहां लिख रहा है रेयर साइड इफेक्ट। हाउ कैन यू से, आप डी आंसर कैसे दे सकते हैं, ये तो रेयर लिख रहा है, मैंने बताया मोस्ट कॉमन होता है, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो गया। तो यहां पर दो ऑप्शन के बीच की बात करें, ठीक है, आप डिसकंटिन्यू करना चाहते हैं, यहां अपन उसको डॉक्टर से बात करने की सलाह दे सकते हैं क्योंकि डिसीजन अपना नहीं होगा, बट वह आपसे अपने कंसर्न पूछ रहा है तो आपको उसको सच्चाई में ले जाना होगा और बताना होगा कि तुम तुम्हारे ट्रीटमेंट को डिसकंटिन्यू कर सकते हो, यह तुम्हारा अधिकार है, बट बताओ तो सही समस्या क्या है, बताओ तो सही समस्या क्या है। सो द बेस्ट रेस्पॉन्ड विच आर गिवन टू द पेशेंट व्हेन ही से दैट ही वांट टू स्टॉप द ईसीटी, द आंसर इज सी। इज दैट क्लियर। तो इस क्वेश्चन का आंसर सी होगा। आई थिंक सभी को समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए अगले क्वेश्चन पर। एनी डाउट, किसी साथी को कोई डाउट है तो, या ऑल क्लियर, थंब दिखा के बता दिया करें ताकि मैं समझ जाऊंगी यस सर आगे बढ़ो। क्वेश्चन गलत होते ही कॉन्फिडेंस कम हो जाता है, नहीं कम मत करो भैया। यस, सभी ने इशारा कर दिया कि यस सर आगे बढ़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द आंसर। A nursing instructor is teaching about the medication given prior ECT से पहले and during ECT, which student statement indicate that learning has occurred। यानी कि एक नर्सिंग ऑफिसर या इंस्ट्रक्टर या ट्यूटर है जो स्टूडेंट को पढ़ा रहा है और वो स्टूडेंट को पढ़ाते हुए दवाइयों के बारे में बता रहा है, तो कौन सा स्टेटमेंट स्टूडेंट के द्वारा दिया जाए, स्टूडेंट के द्वारा दिया जाए ताकि लगे कि वह सीख गया है। तो इनमें से सही स्टेटमेंट का चुनाव करना है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, सी आंसर आ रहा है, ए आंसर आ रहा है। पहला स्टेटमेंट पढ़ो, एट्रोपिन इज एडमिनिस्टर्ड टू पैरालाइज द स्केलेटन मसल, नहीं गलत हो गया। सक्सिनिल कोलिन डिक्रीज द सीक्रेशन, गलत हो गया, ये तो मसल रिलैक्सेंट है। थायोपेंटेल सोडियम इज ए शॉर्ट एक्टिंग एनेस्थीसिया टू रेंडर द क्लाइंट अनकॉन्शियस, यस ये सही है। चौथे ऑप्शन पर हो सकता है थोड़ी बहुत दिक्कत आ रही हो। ये जो पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाता है, पर्टिकुलर सब्सटेंस दिया जाता है ग्लाइकोपाइरोलेट, ग्लाइकोपाइरोलेट जो दिया जाता है यह यूजुअल तौर पर सीक्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है, यह सीक्रेशन को कम करने के लिए दिया जाता है। तो यह भी गलत हो गया, यानी अल्टीमेटली चारों में से सही कौन सा है, आंसर इज सी। अभी अभी पढ़ाया है, ग्लाइकोपाइरोलेट एंटी कोली एनर्जिक दवाई है, बिल्कुल। यह कई बार एट्रोपिन की जगह इस्तेमाल करते हैं, एट्रोपिन की जगह ग्लाइकोपाइरोलेट का इस्तेमाल होता है। तो स्टूडेंट कब समझेगा, जब वो बोले कि थायोपेंटेल इसलिए देते हैं सर ताकि मरीज में एनेस्थीसिया प्रोड्यूस और मरीज अनकॉन्शियस हो जाए। इज दैट क्लियर। तो लगभग सारे साथियों का आंसर सी था। आगे बढ़े अपन, आगे बढ़ा जाए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताएं आंसर। A nursing student is observing an ECT treatment. The student notice a blood pressure cuff on the client lower leg.
लोअर लेग में बंधा हुआ है। नर्सिंग स्टूडेंट देख रहा है मरीज में ईसीटी लगते हुए, उसके पैर में कब बांधा हुआ है। स्टूडेंट क्वेश्चन करता है टीचर से, इंस्ट्रक्टर से कि कफ क्यों बांधा हुआ है, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट इंस्ट्रक्टर रिप्लाई। तो जो इंस्ट्रक्टर होगा उसका रिप्लाई क्या होगा। तो पहला, द कफ हैज टू बी प्लेस्ड ऑन द लेग बिकॉज बोथ आर्म आर यूज्ड फॉर आईवी फ्लूइड। बी, डी, बी, बी कि पैर में कफ इसलिए बांधा हुआ है कि उसके दोनों हाथों में आईवी फ्लूइड लगा हुआ। जब पूछना चाहूंगा दोनों में जो आंसर दे रहे हैं ए, दोनों हाथों में कैनुला लगाते हैं अपन, दोनों हाथों में कैनुला लगाते हैं क्या? नो, एक हाथ में कैनुला लगाते हैं, एक हाथ में कफ बांधते हैं। हाथ की जगह पैर में भी बांधा जा सकता है, हाथ की जगह पैर में भी बांधा जा सकता है। तो ये इसलिए बांधा गया है पैर के अंदर, पैर के अंदर इसलिए बांधा है कि हाथों में कैनुला लगा हुआ है। नो, दैट्स रॉन्ग, इसके लिए नहीं बांधा है। नेक्स्ट, द कफ फंक्शन टू प्रिवेंट द सक्सिनिल कोलिन फ्रॉम रीचिंग द फुट। यस, हाथ में बांध सकते हैं या पैर में बांध सकते हैं, हाथ में भी बांध सकते हैं, पैर में भी बांध सकते हैं। इसलिए बांधा गया है ताकि सक्सिनिल कोलिन पैर तक नहीं पहुंचे और कन्वर्जन का अपन को पता चल जाए। तीसरा है, द कप पोजीशन गिव्स ए मोर एक्यूरेट ब्लड प्रेशर। नो, देयर इज नो नीड। और कफ इज प्लेस्ड ऑन द लेग सो दैट लेग कैन इजीली बी रीस्टेन ड्यूरिंग द सीजर। नहीं, उनको बांधने के लिए नो। हाथ और पैर में कफ बांधने का पर्पज मैंने बता दिया। अपन को पता तो चले ईसीटी लगी है या नहीं है, और उसका पता लगाने के लिए अपन हाथ या पैर में कब बांधते हैं। तो वहां पर क्या रिप्लाई बेस्ट रहेगा? कफ का फंक्शन है ताकि सक्सिनिल कोलिन पैरों तक नहीं पहुंचे या कम पहुंचे और अपन को फिट्स का पता चल जाए। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े अपन, बहुत सारे क्वेश्चन हैं आपके लिए। इतना सारा पढ़ाने के बाद जल्दी जल्दी आंसर की उम्मीद कर रहा हूं मैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्लाइंट कहता है मेरे डॉक्टर ने मुझे बताया है, माई डॉक्टर हैज टोल्ड मी आई एम ए कैंडिडेट ऑफ ईसीटी। मुझे ईसीटी लगनी है। वेयर विल बी द ट्रीटमेंट टेक प्लेस एंड हाउ मच टाइम वुड दिस एंटेल, विच इज द मोस्ट एक्यूरेट नर्सिंग रिप्लाई। यानी यह ट्रीटमेंट कहां पर होगा और इसमें कितना टाइम लगेगा, कितना टाइम लगेगा। क्लाइंट टिपिकली रिसीव ईसीटी इन देयर हॉस्पिटल रूम डेली फॉर ए मंथ। डेली फॉर ए मंथ, एक महीने तक लगातार उसको ईसीटी लगाएंगे? नहीं लगाएंगे भैया, नहीं लगाएंगे, डेली ईसीटी नहीं लगाएंगे। नेक्स्ट, सी ऑप्शन देखें, क्लाइंट टिपिकली रिसीव एंड अनलिमिटेड नंबर ऑफ ट्रीटमेंट इन द हॉस्पिटल ट्रीटमेंट रूम। अनलिमिटेड ईसीटी लगेगी, यह भी गलत है, फिक्स शेड्यूल होता है। क्लाइंट टिपिकली रिसीव 2 to 3 ट्रीटमेंट इन आइदर आउट पेशेंट और इन पेशेंट। 2 से 3 ईसीटी ही लगेंगी, उसको ईसीटी के लिए चुनाव किया है, 2 से 3 ईसीटी लगेंगी। बी ऑप्शन देखें, क्लाइंट टिपिकली रिसीव 6 to 12 ईसीटी ट्रीटमेंट 3 टाइम ए वीक इन एन आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और इन पेशेंट डिपार्टमेंट। आईपीडी और ओपीडी दोनों में अपन मरीज को ईसीटी दे सकते हैं। तो यहां पर कह रहा है 2 से 3 ईसीटी लगेंगी, गलत हो गया। क्लियर बताया कितनी ईसीटी लगती हैं? 6 से 12। वीक में कितनी लगती हैं? 3 ईसीटी इन ए वीक। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। बहुत सारे साथियों ने सही आंसर दिया था, तो बेस्ट आंसर है बी। बताओ, आगे बढ़ा जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चलें आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। A client is scheduled for initial treatment of ECT. Which information should a nurse include when teaching about the potential side effect of procedure? आंसर दें। सोनाली बी, लक्ष्मण बी, संदीप बी, प्रिया बी, सोनम बी, चारुल शर्मा सी। राइट आंसर बी। मैक्सिमम साथियों का बी आंसर आ रहा है। चलें पढ़ लेते हैं। ईसीटी इनिशियल ट्रीटमेंट ईसीटी, विच इंफॉर्मेशन शुड द नर्स
टीचिंग अबाउट द पोटेंशियल साइड इफेक्ट ऑफ द प्रोसीजर। नर्स क्या बताएगी? यू में एक्सपीरियंस ट्रांजिएंट टेंजेंशियल थिंकिंग। देखिए टेंजेंशियलिटी का मतलब होता है घुमा फिरा कर बातें करना, ऐसा तो मैंने कहीं नहीं पढ़ाया। यू में एक्सपीरियंस सम मेमोरी डेफिशिएट सराउंडिंग द ईसीटी। जब आपको ईसीटी लगेंगी तो थोड़ा बहुत मेमोरी डेफिशिएट होगा। यस, रेट्रोग्रेड एमनेशिया। यू में एक्सपीरियंस हेलुसिनेशन। नहीं, हेलुसिनेशन को बंद करने के लिए तो दे रहे हैं अपन। यू में एक्सपीरियंस ए हायर रिस्क ऑफ सबसीक्वेंट सीजर। तुम्हें सीजर आने की संभावना बढ़ जाएगी। नहीं, ऐसा कोई डाटा नहीं है कि ईसीटी लगने के बाद ऑटोमेटिकली मरीज को सीजर आने लग जाए। तो अपन को बताना है कि भैया मेमोरी लॉस होगा, ये कॉमन सी समस्या है। सो द बेस्ट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज बी। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर हो गया बी। आगे बढ़े अपन, बताएं क्वेश्चन का आंसर। जल्दी से कमेंट करते जाएं और आंसर देते जाएं। When scheduling ECT, which client should the nurse prioritize? यानी कौन से मरीज को ECT देनी चाहिए? एक तरीके से पूछा जा रहा है इंडिकेशन, बेस्ट इंडिकेशन कौन सा है? जल्दी से आंसर दें। पहला है क्लाइंट इन द बेड इन ए फेटल पोजीशन हु इज एक्सपीरियंसिंग एक्टिव सुसाइडल आइडिएशन। A client with irritable mood and exhibiting angry outburst। एक क्लाइंट जिसको कमांड हेलुसिनेशन है, डिलूजन ऑफ रेफरेंस है। एक क्लाइंट जिसको मैनिक एपिसोड है। देखो चारों सही है, चारों सही है। प्रायोरिटी पर किसको देना चाहोगे? तो बहुत ही क्लियर सा मतलब है, लगभग सारे साथियों का। बिल्कुल यशवीर, ए को लॉक कर दिया जाए। ए को लॉक कर दिया, आंसर इज ए। एक आध साथी का आंसर बी आया क्योंकि यहां पर इरिटेबल मूड दिखा। उसके अलावा एग्जिबिटिंग एंग्री आउटबर्स्ट। देखिए एंग्री आउटबर्स्ट को यूजुअल तौर पर अपन ईसीटी नहीं देते। यहां एक बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बता देता हूं। यदि आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए विच ऑफ द फॉलोइंग क्लाइंट द ईसीटी इज गिवन, कौन से मरीज को प्रायोरिटी पर ईसीटी दोगे? ऑप्शन आ जाए, देखो गौर से सुने, ऑप्शन दे रहा हूं। कैटाटोनिक एक्साइटमेंट, कैटाटोनिक स्टूपर, एंजाइटी न्यूरोसिस, फोबिक एंजाइटी डिसऑर्डर। दो सीजोफ्रेनिया के ऑप्शन आ जाएं। कैटाटोनिक स्टूपर में ईसीटी ज्यादा कारगर है या एक्साइटमेंट में? स्टूपर का मतलब लगभग म्यूट और मोशनलेस हो जाता है, और एक्साइटमेंट का मतलब जंगली जानवर की तरह व्यवहार करने लग जाता है। तो किसमें ज्यादा कारगर है? आंसर आने लग गए, स्टूपर में कारगर है। इज दैट क्लियर? तो यहां पर यूजुअल तौर पर जो एग्जिबिशन ऑफ एंग्री आउटबर्स्ट है उसको पहले दवाइयों से सेटल करते हैं, दवाइयों से ही मैक्सिमम मरीज सेटल होते हैं। उसके बाद यदि नीड है तो ईसीटी का प्लान करते हैं। तो क्लियर बताया, सुसाइड में इसका नंबर 1 इंडिकेशन है डिप्रेशन वाले मरीज में। सो द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए। अगर कैटाटोनिक स्टूपर और कैटाटोनिक एक्साइटमेंट में चुनाव करना है तो हमेशा स्टूपर का चुनाव करना आप ईसीटी के लिए। इज दैट क्लियर? तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो सही आंसर है वो सारे के सारे अप्लाई होंगे। कौन कौन से आंसर हैं? कौन कौन से आंसर हैं? Nurse should recognize the ECT would potential improve the symptom of client which of the following diagnosis। निम्न में से कौन से मरीजों में ECT अच्छा रिजल्ट देगी? मेजर डिप्रेशन वाले में, बाइपोलर डिसऑर्डर में, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर में, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में, बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में। तो आपको अच्छे से पढ़ा चुका हूं, जिन्होंने पुरानी क्लास ली है उनको अच्छे से पता है। आंसर ए और सी आ रहा है, ए बी सी, ए बी। देखो नंबर 1 इंडिकेशन होता है मेजर डिप्रेशन, दैट्स द राइट आंसर। उसके बाद होता है सीजोफ्रेनिया, सीजो अफेक्टिव डिसऑर्डर का मतलब सीजोफ्रेनिया और विद मूड डिसऑर्डर है, इसमें भी देंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर के मेनिक फेज में भी देंगे, पढ़ा चुका हूं। ओसीएन यह न्यूरोसिस है, ओसीएन यह न्यूरोसिस है, इसमें ईसीटी काम नहीं करेगी। बॉडी डिस्मॉर्फिक एक न्यूरोटिक समस्या होती है जिसमें इंसान को अपनी बॉडी में कमी लगती है
कि यार मेरी नाक भगवान ने सही नहीं बनाई, ये ऐसी होती तो बढ़िया होता, फिर वो प्लास्टिक सर्जन के पास जाता है, प्लास्टिक सर्जरी कराता है। अरे यार मेरे चिक ऐसे होने चाहिए थे, लिप ऐसे होने चाहिए थे, यानी चेहरे या बॉडी में बार बार डिफॉर्मिटी होना, बार बार प्लास्टिक सर्जन के पास जाना और अपना ट्रीटमेंट कराना, यह बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर कहलाता है। तो यह एक तरह का न्यूरोसिस है, इसमें भी ईसीटी नहीं कारगर होगी। तो इस क्वेश्चन का आंसर है किस किस में कारगर है, आंसर इज ए, बी एंड सी। क्वेश्चन में था सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, तो कौन कौन से अप्लाई, ए, बी और सी। इज दैट क्लियर? उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है और शायद उम्मीद करता हूं कि इसका आंसर इतना पढ़ने के बाद बिल्कुल सही जाए। सब कुछ सोचना है फिर आंसर देना। Which assessment test result should a nurse evaluate and report in the process of clearing client for ECT? यानी मरीज ECT के लिए फिट है, इसका पता लगाने के लिए नर्स को कौन कौन से इन्वेस्टिगेशन कराने चाहिए। सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, जल्दी से आंसर दें। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कराना चाहिए क्या? पल्मोनरी फंक्शन स्टडी का रिजल्ट भी होना चाहिए क्या? ईईजी करानी चाहिए क्या? सीबीसी यूरिन एनालिसिस क्या कराना चाहिए? चलो आप तो ये आंसर दे दो क्या नहीं कराना चाहिए। अब आंसर चेंज कर दें, ये आंसर दें क्या नहीं कराना चाहिए। इनमें से कौन सा इन्वेस्टिगेशन नहीं कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए। बहुत सारे साथियों का आंसर सी, किसी का आंसर ई। देखिए क्वेश्चन ये पूछ रहा है क्या कराना चाहिए। ईसीजी करानी चाहिए, यस। कार्डियक पैथोलॉजी होगी तो अपन ईसीटी नहीं देंगे, ये कराना चाहिए। अपन सक्सिनिल कोलिन दे रहे हैं तो क्या लंग्स में पहले से पैथोलॉजी तो नहीं है? एक्सरे और पॉसिबल हो तो पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट भी करा सकते हैं, यह भी कराना चाहिए। सीबीसी मैंने बताया ही था, सीबीसी एलएफटी आरएफटी कराते हैं, यूरिन का सैंपल भी लेते हैं। बात है ईईजी, देखें ईईजी आफ्टर ईसीटी करा सकते हैं अपन, जस्ट आफ्टर ईसीटी करा सकते हैं अपन, ताकि मालूम चले कि सीजर थ्रेशोल्ड जो आपने दिया था उसने काम किया या नहीं। तो आफ्टर ईसीटी या सीजर आने के बाद कराया जाने वाला प्रोसीजर है। अपन को इवेलुएट करना है कि मरीज फिट है ईसीटी के लिए, उसके लिए कौन कौन सी जांच होनी चाहिए। नंबर 1 ईसीजी होनी चाहिए, पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होना चाहिए, सीबीसी होनी चाहिए, यूरिन एनालिसिस होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए? ईईजी इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफी जो ईसीजी के बाद में अपन कराते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये क्वेश्चन का जवाब हो गया। कम ऑन टू द नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। चलें बताएं आंसर। अगला क्वेश्चन, which of the following condition would place a client at risk for injury during the ECG? निम्न में से कौन सी कंडीशन मरीज के लिए घातक होगी यदि मरीज को ECT लगाएं तो? सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई, सेलेक्ट ऑल दैट अप्लाई। कौन कौन सी कंडीशंस घातक हो सकती हैं? यानी यूजुअली ये पूछ रहा है कौन सी कंडीशन में आप ईसीटी नहीं दोगे, मरीज को कौन सी कंडीशन में ईसीटी नहीं दोगे। ए बी डी, ए बी डी, ए बी बी आ रहा है, ए बी डी, अच्छा एक का ए बी सी डी, ए बी सी डी भी आंसर आ रहा है। देखें सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस, ठीक है आजकल इनडायरेक्ट ईसीटी लगाते हैं, बट क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं किताबों में हैं वो दोनों से संबंधित है। फ्रैक्चर होने का भी थोड़ा बहुत खतरा होता है, तो इस मरीज में भी ईसीटी नहीं लगाएंगे, फिट नहीं है, रिस्क हो सकती है। एक्यूट एंड क्रोनिक पल्मोनरी डिसऑर्डर, यस, यदि मॉडिफाइड लगाओगे तो इस मरीज में नहीं लगा सकते क्योंकि सक्सिनिल कोलिन लगाना है।
हाइपोथायरॉयडिज्म ये तो कहीं बताया ही नहीं, ये तो कहीं नहीं बताया कि ईसीटी में कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, गलत हो जाएगा। रिसेंट कार्डियोवैस्कुलर एक्सीडेंट, बहुत सारी दवाइयां लगा रहे हैं, सीजर एक्टिविटी हो रही है, पहले से हार्ट ब्लॉक हुआ तो डिसरिथमिया होने की संभावना है, इसलिए इस क्लाइंट को भी बचाकर रखेंगे, इसीलिए तो ईसीजी कराई है, इसीलिए तो ईसीजी कराई है, तो इस क्लाइंट को भी बचाकर रखेंगे। प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी, यह भी कहीं नहीं बताया कि प्रोस्टेट हाइपरट्रॉफी या प्रोस्टेट बढ़ी हुई है तो ईसीटी नहीं लगा सकते, लगा सकते हैं, कहीं भी कॉन्ट्रा इंडिकेशन में नाम नहीं आया। देखो ये तीनों नाम कॉन्ट्रा इंडिकेशन में आए थे, तो कौन कौन से मरीज हैं जिनको रिस्क हो जाएगी, कौन कौन से मरीज हैं जिनको रिस्क हो जाएगी यदि आप ईसीटी लगाओगे, तो आंसर है नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 4। बोले तो ए, बी और डी, ए, बी और डी। द राइट आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन इज ए, बी, डी। बताओ, ऑल इज क्लियर? कम ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन। बेस्ट रेस्पॉन्स टू ईसीटी इज सीन इन, ईसीटी का बेस्ट रेस्पॉन्स कौन से मरीज में आएगा? मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई समस्या है, शायद 100% साथियों का आंसर सही जाना चाहिए। जल्दी से रेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दें। सबसे बेस्ट रेस्पॉन्ड कौन से मरीज में होगा? तो देखें आंसर आ गया, सीजोफ्रेनिया दिया हुआ है, ये तो मैंने पढ़ाया है, हेबेफ्रेनिक में तो नहीं होगा, सिंपल में भी इफेक्टिव नहीं है। सबसे ज्यादा इफेक्टिव यदि ईसीटी है, नंबर 1 प्रायोरिटी पर कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। उस दिन लास्ट लेक्चर में जब मैंने पढ़ाया था तो क्लियरली बताया था, पहली प्रायोरिटी कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया, दूसरी प्रायोरिटी पैरानोइड सीजोफ्रेनिया। तो ईसीटी सबसे ज्यादा इफेक्टिव है कौन से केस में? आंसर है कैटाटोनिक सीजोफ्रेनिया। इज दैट क्लियर? तो दीज आल द ऑल एमसीक्यूज रिलेटेड टू ईसीटी। मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चन आपके क्लियर हो गए। हाँ, कैटाटोनिक में यदि स्टूपर आए तो वो पहले नंबर पर है, स्टूपर और एक्साइटमेंट दोनों अलग आ जाए तो स्टूपर पहले नंबर पर होगा। तो मेरे हिसाब से सारे के सारे क्वेश्चनों का जवाब आपको मिल गया। टोटल ईसीटी केयर के बारे में आपने सीख लिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें और हैं जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिल जाएंगे। इस क्लास के ओवर होने के बाद उनको आप ऑटोमेटिकली खुद सॉल्व कर लें। इज दैट क्लियर? अब आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं, कुछ भी आपकी क्वेरी हो तो आप साथी आजाद हैं पूछने के लिए। जीएनएम वालों के लिए भी कुछ बता दिया करो बेटा, ये जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए है, जीएनएम और बीएससी दोनों के लिए है। बहुत सारे एग्जाम जीएनएम के लिए भी हैं, तो उन एग्जामों में भी साइकेट्री आती है, तो इवन देन ईएसआई है या अदर जो रेलवे हैं इन एग्जाम में आती है, तो उनके लिए है। सभी वीडियो प्राइवेट हो गए, उनको हटा दिया जाए, कोशिश करेंगे कि उनको प्राइवेट ना करके आपको देखने का मौका दिया जाए, या ऐप पर वो उपलब्ध होंगे। संडे से वो सारे वीडियो ऐप पर उपलब्ध होंगे। अगर आपको यहाँ नहीं मिले तो आप ऐप डाउनलोड करके सारे वीडियोज को देख सकते हैं, ऐप पर तो 100% उपलब्ध होंगे। चलें, लाइव क्लास को चलने दो, बिल्कुल चल रही है। पीडीएफ घर पहुंचा देंगे, बिल्कुल कल पोस्ट हो जाएगी, मैं देख लूंगा ये कमेंट किसने लिखा है, आपके घर पे पोस्ट कर देंगे। चलें, तो पूरी की पूरी उम्मीद कि आपको समझ में आया। साथ में संडे का टेस्ट आपको देना है, संडे के टेस्ट में भी आपके लिए इनाम है जिसकी घोषणा मंडे को की जाएगी। टेस्ट देने के लिए ऐप पर आप टेस्ट में जाएं, जो नहीं जुड़े हुए साथी उनको बता रहा हूं, उसमें बैच कोड मांगेगा, वो है TESTS, वो आप भेज दें, आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे। कोर्स के बारे में बताओ, कोर्स की सारी इंफॉर्मेशन बेटा ऐप पर उपलब्ध है, वहां सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, या पर्सनल कॉल करके आप पूछ सकते हैं। यहाँ केवल पढ़ाई की बात कर रहे हैं अपन, और बाकी बात नहीं कर रहे, तो वो ऐप के माध्यम से आप पूछ सकते हैं, प्राइवेट ना करें। अभी बता दिया आपको,
चलें और कुछ वर्ड मोटिवेशन हो जाए। देखिए मोटिवेशन में आप सभी को पता है कि कुछ समय लगता है, तो एक ऐसी क्लास ली जाएगी जो प्योर मोटिवेशनल क्लास होगी, उम्मीद वह आपके काम आएगी। तो अगली बार कोशिश करेंगे एक स्पेशल मोटिवेशनल क्लास हो। इसके अलावा ये क्लास यहाँ 12 बजे तक उपलब्ध है। अगला कौन सा इंपॉर्टेंट टॉपिक आप पढ़ना पसंद करेंगे, क्लास ओवर होने के बाद आप कमेंट बॉक्स में लिखें, ताकि कोशिश करें कि जो टॉपिक में आपको सबसे ज्यादा कठिनाई आ रही है, वो नेक्स्ट क्लास में डील किया जाए। जो आपको कठिन लगता है तो आप क्लास ओवर होने के बाद कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद अगली क्लास उसी टॉपिक की कोशिश करेंगे अपन हो। चलें तो विदा लेने का समय आ गया, तो आप सारे के सारे साथियों का चलें डिफेंस मैकेनिज्म कोशिश करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसमें से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। पीडिया के नोट्स देखें, जो मिल रहा है वो आप लेते रहें, ऐसा नहीं कि हर चीज के ही नोट्स आपको उपलब्ध होंगे। जो क्लास देख ली उसमें से समझ आ जाता है, नोट्स को संजो के रखने का कोई फायदा नहीं है। नोट्स इतने ही कीमती हैं सिलेक्शन के लिए, और सिलेक्शन के लिए आवाज ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? चलें तो चलते चलते आप साथियों के लिए 2 लाइन मिलते रहेंगे, आपका हौसला बढ़ाते रहेंगे, और जितनी कोशिश होगी आपको पॉजिटिव देने की वो पॉजिटिव देते रहेंगे। तो इसी पर 2 लाइनें हैं आपके लिए कि जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। जिंदगी में तुम्हें बहुत गम मिलेंगे, कहीं ज्यादा तो कहीं कम मिलेंगे। जब भी मुसीबत में हो तो दिल से आवाज देना, जब भी आप मुसीबत में हो तो दिल से आवाज देना, कोशिश करेंगे उस मोड़ पर तुम्हें हम मिलेंगे। तो आप साथियों का लगातार 1.25 घंटे तक मेरे साथ बने रहने के लिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। यानी धन्यवाद मुझे इतना बर्दाश्त करने के लिए। फिर से मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। थैंक्स टू ऑल, लव यू ऑल।